गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज एक नई चीज़ की शुरुआत करने जा रहा हूँ मैं। प्रीवियस ईयर आईआईटी जेईई के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनका सलूशन, ये जो कॉन्सेप्ट मैं लेके आया हूँ प्रीवियस ईयर का सलूशन, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है कि इसमें 2010 से लेकर के 2020 तक में जेईई एडवांस में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, उन सभी का कॉन्सेप्ट वाइज डिस्कशन किया जाएगा। कॉन्सेप्ट वाइज डिस्कशन करने से क्या फ़ायदा होगा, एक तो आप डायरेक्ट या तो सोल्यूशन देख लो कि क्वेश्चन आया हुआ है उसको क्या सोल्यूशन होगा, कैसे सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट सोल्यूशन लिखा, क्वेश्चन खत्म हो गया। दूसरा, एक कॉन्सेप्ट वाइज डिस्कशन करने से क्या होगा कि जिस पॉइंट का क्वेश्चन होगा, चैप्टर वाइज तो रहेगा ही रहेगा, साथ ही साथ उस चैप्टर में जिस पॉइंट से रिलेटेड वो क्वेश्चन रहेगा उस पॉइंट के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया जाएगा और कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने के बाद से उस क्वेश्चन को लगाया जाएगा। मतलब उस क्वेश्चन में अगर कहीं कोई कॉन्सेप्ट यूज हो रहा होगा, कहीं कोई फार्मूला यूज हो रहा होगा, कहीं पर कोई डेरिवेशन या कुछ चीज़ों को डेराइव करके कॉन्सेप्ट बना करके और वो क्वेश्चन हो रहा होगा, तो हम ये कोशिश करेंगे कि हर क्वेश्चन को डिटेल में, कॉन्सेप्ट में, ब्रीफ में जा करके उसका सलूशन डिस्कस किया जाए। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा? इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जब भी आप जेईई का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, चाहे वो मेंस का एग्ज़ाम हो, चाहे वो एडवांस का एग्ज़ाम हो, तो 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन पहले जो आप रिवीजन करते हैं, उस रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पर ये स्टार्ट किया है। जैसे मान लो कि मैथमेटिक्स में टोटल अपने पास 11th 12th या जेईई के सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 34-35 के अप्रॉक्स चैप्टर्स हैं। कुछ मिसलिनियस चैप्टर्स हैं, जैसे सेट हो गया, स्टैटिक्स हो गया, और मेंस में आपका क्वेश्चन जैसे आता है, ये सब मेंस के टॉपिक की बात हो रही है। मेंस वाला भी अलग से हम ये करेंगे, तो पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस किसका करें, एडवांस का। तो मिसलिनियस टॉपिक में जैसे सेट हो गया, रिलेशन हो गया, स्टैटिक्स हो गया, मैथमेटिकल रीजनिंग हो गया, इन सबों को एक काउंट करके एक साथ करा दिया जाएगा। तो इससे क्या होगा कि मान लो कि 30-35 चैप्टर्स आपके टोटल बनते हैं। एग्जामिनेशन से पहले आप एक बार उठाओगे तो सारा का सारा क्वेश्चन के साथ साथ और सारे के सारे कॉन्सेप्ट भी डिस्कस हो जाएंगे, क्योंकि जेईई एडवांस में ये 10 साल के अंदर जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं अप्रॉक्सीमेटली सारे कॉन्सेप्ट हर चैप्टर में कवर्ड हैं, कोई छूटा नहीं हुआ है। साथ ही साथ एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, हम लोग यहाँ पे इस चीज़ में बाउंड तो जरूर होंगे कि ये जेईई एडवांस का 2010 से 2020 तक का ही सोल्यूशन होगा। आगे जब 21 का पेपर होगा, 22 का पेपर होगा, तो मैं इसमें ऑलरेडी ऐड करता रहूँगा चीज़ों को, या अलग से उसका वीडियो बना करके इसमें डालता रहूंगा। दूसरी यहाँ पर जो चीज़ हम बताने जा रहे हैं कि ये जो बाउंडेशन है 2010 से 20 तक, इस बाउंडेशन के अलावा भी अगर जेईई ने 2010 के पहले कोई बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा हुआ है, या उस कॉन्सेप्ट पर अगर इस 10 से और 20 के बीच में क्वेश्चन नहीं आया हुआ है, 10 से पहले कोई क्वेश्चन आया हुआ है, बढ़िया अगर कोई क्वेश्चन मिलेगा, तो उस क्वेश्चन को भी अलग से ईयर लिख करके और क्वेश्चन लिख करके हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ये जो भी यहाँ पर डिस्कशन होने जा रहा है, इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो सिलेबस खत्म करने के बाद जेईई के रिवीजन में लगते हैं, तो रिवीजन के दौरान आप इसमें इस चीज़ को यूज़ करेंगे। साथ ही साथ इसके अंदर जो 2010 से पहले 2006 तक आई थिंक सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आए थे, सब्जेक्टिव अभी भी आ रहे हैं, बट उसके रिजल्ट लिखने के लिए आते हैं, उसका सलूशन आपको वहाँ पे नहीं देना होता। बट 2006 तक जो था वो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते थे, आपको ब्लैंक पेज मिलता था, उसमें आपको सलूशन भी लिखना पड़ता था और स्टेप मार्किंग भी होती थी। उसमें कुछ लेंदी क्वेश्चंस हैं, कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, कुछ डेरिवेशन वाले क्वेश्चंस हैं। उन क्वेश्चंस में भी जो बेटर क्वेश्चंस होंगे, जिनको लगेगा कि नहीं इस फंडे को बताना बच्चों को जरूरी है, इसका कॉन्सेप्ट बताना जरूरी है, उन सारी चीज़ों को भी हम उस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग फोकस करेंगे 2010 से 2020 तक के क्वेश्चंस को। उस 2020 के क्वेश्चन के बाद फिर हम 2010 के पहले के जितने भी इंपॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चंस होंगे उन सारे क्वेश्चंस को टैकल करेंगे। ठीक है, तो यहां पर जो भी हम लोग यहां सॉल्यूशन करेंगे वो कैसा करेंगे, चैप्टर वाइज। चैप्टर वाइज सॉल्यूशन बनाने के पीछे का एक कारण ये भी है कि ये उन बच्चों के लिए भी फायदेमंद होगा जो क्लास 11th में पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्लास 11th में बच्चा जैसे मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर लिया, सीक्वेंस सीरीज कर लेता है,
या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर लेता है, या ट्रिग्नोमेट्री कर लेता है, या और भी जो उसके बाइनोमियल के परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाले चैप्टर्स हैं, इन चैप्टर्स को अगर क्लियर कर लेता है तो इन चैप्टर्स को कवर करने के बाद से वो क्या करे, वो आईआईटी के क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करे। सॉल्व करने के बाद से अगर मान लो कि इन द केस उसको सोल्यूशन नहीं मिल पाता है, वो क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाता है, तो वो क्या करता है बच्चा तुरंत पीछे सोल्यूशन देखता है। क्यों? क्योंकि जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, चाहे वो अरिहंत का ले लो, चाहे दिशा का ले लो, चाहे एमटीजी का ले लो, जितने भी पब्लिकेशंस हैं उन सारे पब्लिकेशंस ने ऑलरेडी उसके अंदर सोल्यूशंस भी दे दिए हुए हैं। सोल्यूशन बच्चा देखता है, बच्चा सोल्यूशन देखता है तो सोल्यूशन में क्या कॉन्सेप्ट यूज हुआ, क्या नहीं हुआ, वो बच्चा नहीं समझता और सीधे उसके सोल्यूशन को दिमाग में रख लेता है कि इस स्टेप के बाद ये स्टेप करना है, इस स्टेप के बाद ये स्टेप करना है, जो मैथमेटिक्स में आप बिल्कुल नहीं कर सकते। उससे क्या होता है, आज सॉल्यूशन देखा, रात को सोया, अगले दिन मॉर्निंग में फिर उसका सॉल्यूशन गायब। ठीक है, तो वो वहां से ना देख करके सॉल्यूशन अगर यहां से सॉल्यूशन देखेगा तो उसको क्या फायदा होगा, उसको ये भी समझ में आएगा कि इस सॉल्यूशन में कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। अगर वो कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, उसका एक रिवीजन हो गया और उसको ये भी पता चल गया कि इस कॉन्सेप्ट को इस क्वेश्चन में कैसे यूज करना है। और इन द केस अगर वो उस कॉन्सेप्ट को नहीं जानता है तो वो कॉन्सेप्ट भी तैयार होगा, वो उस कॉन्सेप्ट को नोट करेगा और उसके बाद उस तरीके के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो सारे क्वेश्चंस को टैकल कर सकता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। मजा भी आएगा आप लोगों को और इसका सबसे ज्यादा आनंद उनको मिलेगा जो जस्ट रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से इस वीडियो को देखेंगे। साथ ही साथ 11th के बच्चे भी ध्यान दें, चैप्टर वाइज इसीलिए बनाया जा रहा है। अगर ये हम केवल रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे होते तो ये प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन जेईई एडवांस का 2010 से 20 था, ये हम चैप्टर वाइज न बना करके इसको हम कैसे बनाते हैं, पेपर वाइज बनाते हैं। ठीक है, तो चैप्टर वाइज बनाने के पीछे जो मेरा सबसे बड़ा कारण है कि हमारे 11th वाले और 12th गोइंग स्टूडेंट्स जो हैं वो भी इस चीज को लगातार कॉन्टिन्यूअसली देखते रहें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक जो इसमें हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनइक्वेशन एंड इनइक्वालिटी। यानी इस चैप्टर में हम लोग 2010 से लेके 2020 तक के जेईई एडवांस के वो क्वेश्चंस कवर करेंगे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में या इनइक्वेशंस में या इनइक्वालिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। यानी लॉग के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं जेईई में वो भी इक्वेशन टाइप के ही हैं, वेरिएबल की वैल्यू बतानी है, उसको भी हम लोग इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे। कुछ इनइक्वालिटीज के क्वेश्चंस जो विदाउट कैलकुलस सॉल्व हो सकते हैं उनको भी हम यहीं पे यूज करेंगे। अगर किसी अदर चैप्टर का कॉन्सेप्ट जो आगे आपको पढ़ना है उस पे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा, 12th से रिलेटेड, जैसे ये टॉपिक है क्लास 11th का, 12th के टॉपिक से कोई रिलेटेड अगर क्वेश्चन आएगा तो उस क्वेश्चन को हम ऑलरेडी ट्रांसफर कर देंगे उस पर्टिकुलर चैप्टर में। ठीक है, तो यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनइक्वेशन और इनइक्वालिटी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके 2010 से 2020 तक के आए हुए होंगे वो सारे आपको यहीं पर मिलेंगे। तो यहां पर जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है 2010 का, काफी आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन तो जेईई एडवांस हो या जेईई मेंस हो आसानी रहते हैं, दिक्कत कहाँ होती है कि क्वेश्चन कुछ कभी कभी लेंदी बना देता है जेईई। ठीक है, लेंदी मीन्स आप उसके कैलकुलेशंस को करेंगे तो काफ़ी टाइम किल करेगा। फिर भी अगर कॉन्सेप्ट आपका ढंग से बिल्डअप है तो वो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है। तो सबसे पहले हम लोग का काम यही रहेगा क्वेश्चन करते समय कि क्वेश्चन को पढ़ करके समझने का कोशिश करें। थियरी सारे बच्चे वही पढ़ते हैं, बट उस थियरी को कहां पर कैसे अप्लाई करना है ये जो बच्चा समझ जाता है उसका सिलेक्शन हो जाता है, वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस अपने बढ़ा लेता है उसी टाइम इंटरवल में, या नए नए क्वेश्चन से आपको लड़ने आ जाता है। एक चीज दिमाग में ये बिल्डअप कर लो, बना के रखो कि आप जेईई एडवांस के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो जेईई एडवांस में अगर आप टोटल 1000 क्वेश्चन भी करके जाते हो तो ये पक्का मान के चलो कि आपके जेईई एडवांस के अंदर जो क्वेश्चन आएगा वो आपका 1001वां क्वेश्चन होगा। मीन्स क्वेश्चन रिपीट नहीं करता, रिवीजन नहीं करता। जेईई मेंस में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, एडवांस वाले क्वेश्चन डाटा वाइज एज इट इज भी रिपीटेड हैं कई बार। ठीक है, बट जेईई एडवांस इन जनरल मैथमेटिक्स में तो खास तौर से, बाकी सब्जेक्ट की अपन को जानकारी नहीं हो सकता है करता हो या ना करता हो, बट मैथमेटिक्स में हमने अभी तक इस तरीके के क्वेश्चन नहीं देखे जो क्वेश्चन सेम डाटा वाइज रिपीटेड हों। ठीक है,
अगर उसको रिपीट भी करना होता है तो कॉन्सेप्ट जरूर रिपीट करेगा, बट क्वेश्चन रिपीट नहीं करेगा। तो नए क्वेश्चन से फाइट करने की आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि आप एग्जामिनेशन हॉल में जब भी जाओगे आपको नया एक क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। किया हुआ क्वेश्चन हम बार बार कर लेते हैं अच्छी बात है, बट नया क्वेश्चन भी अगर अपने सामने आता है तो उसके कॉन्सेप्ट को देख करके और उससे लड़ने की कोशिश करेंगे। हालांकि इस क्वेश्चन में इतना कुछ बोलने की जरूरत अपने को नहीं है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, हर बार हम लोग क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। कह रहा है कि लेट पी एंड क्यू भी रियल नंबर, पी और क्यू दो रियल नंबर हैं, तो रियल नंबर के बारे में सबको पता होगा। सच दैट पी जीरो नहीं है। ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से देखेंगे तो सही रहेगा। क्वेश्चन में कब किसका यूज पड़ जाएगा कोई गारंटी नहीं है। पी क्यूब की वैल्यू क्यू नहीं हो सकती और पी क्यूब की वैल्यू माइनस क्यू भी नहीं हो सकती। अल्फा बीटा दो नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है, मतलब अल्फा बीटा दो नंबर है, कैसे? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर आप लोग अगर पढ़े होगे तो निश्चित जानते होगे, नहीं पढ़े होगे तो अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अल्फा बीटा ऐसा नंबर है जो रियल भी हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकता है। कॉम्प्लेक्स नंबर बोल दिया मतलब ए प्लस आई बीटा के फॉर्म में, जो लोग पढ़े हुए हैं उनके लिए बता रहे हैं। मतलब अल्फा बीटा इमेजिनरी भी हो सकता है, और जो लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं जानते हैं उनको यहाँ पर बस ये ध्यान में रखो कि अल्फा बीटा दो नॉन जीरो नंबर है, ठीक है? क्योंकि यहाँ कॉम्प्लेक्स वर्ड जो यूज किया है ना, इसकी कोई बहुत ज्यादा जरूरत आपको पढ़ने वाली इस क्वेश्चन में नहीं है मेरे ख्याल से। अभी देखते हैं आगे करके। क्वेश्चन में बोला कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस पी है और अल्फा क्यूब बीटा क्यूब की वैल्यू क्यू है। देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग अल्फा बाई बीटा एंड बीटा बाई अल्फा एज इट्स रूट्स इज। एक चीज और ध्यान रखना, अब हम इसका सोल्यूशन बताने जा रहे हैं। यहाँ तो हमने क्वेश्चन लिखा ही है, हम लिखेंगे ही हर क्वेश्चन, फिर भी आप क्वेश्चन बैंक अपने सामने रखो। 2010 का आपके क्वेश्चन बैंक में इस तरीके का क्वेश्चन मिल जाएगा, जेईई एडवांस में आया हुआ, वहाँ से क्वेश्चन पढ़ो। तो यहाँ आप सामने जो क्वेश्चन पढ़ लो इससे अच्छा आपको समझ में वहाँ से आएगा, और वहाँ से क्वेश्चन एक बार पढ़ के इसको देखोगे जब वीडियो तो और क्लियरिटी आएगी। अब क्वेश्चन में हमसे, इसमें ऑप्शन भी हैं 4, हम ऑप्शन लिख के टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, नहीं यहाँ पे जगह है उतनी अपने पास। हमसे क्वेश्चन में बोल रहा है कि ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा होगा, जो 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें ऐसा कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा जिसके रूट अल्फा बाई बीटा और बीटा बाई अल्फा होंगे। बिल्कुल क्लास 10th का कॉन्सेप्ट है, क्लास 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े थे उसी का कॉन्सेप्ट है। अगर आपको रूट पता है तो इक्वेशन कैसे निकालते हैं, ठीक है? तो थोड़ा सा हम देखते हैं। जैसे हम लोग क्लास 10th में पढ़े थे कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट अल्फा और बीटा है तो वो इक्वेशन क्या होगा? इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। ये दो रूट अगर हैं, अगर अल्फा बीटा रूट हैं तो उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट मतलब अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट मतलब अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। ये हम लोग क्लास 10th से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है? कि कभी भी अपने पास अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट दिया हुआ है तो वो इक्वेशन कैसे निकाला जाता है, तो ये इसका रूल है, ठीक? यहां पर रूट क्या है? कह रहा है कि अल्फा बाई बीटा और बीटा बाई अल्फा जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट है वो क्या होगा। तो यहां पर जो सम ऑफ रूट्स है इसके जगह हम अल्फा प्लस बीटा नहीं लिखेंगे, यहां पर इन दोनों रूट का सम करेंगे, ठीक है? मतलब यहां अगर इसमें हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो होगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट मतलब अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट। इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो बीटा बीटा और अल्फा अल्फा कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू 1 आ जाएगी। मतलब ये अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यही पूछ रहा है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। अब अल्फा बीटा यहां पर ऑप्शन में नहीं मिलेगा आपको, ऑप्शन में अल्फा बीटा के फॉर्म में आंसर नहीं दिया हुआ है। तो अब मेरा एम जो होगा, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना, तो एक्स स्क्वायर उसमें रहेगा, एक्स भी रहेगा, ऑप्शन देख लो, बशर्ते उसमें ये चीज नहीं रहेगी, मतलब अल्फा बाई बीटा और बीटा बाई अल्फा जो यहाँ लिखा हुआ है प्लस में, इसको हमें एलिमिनेट करना है। कुछ इसके अंदर ऐसे रिलेशंस दिए हुए हैं उनका यूज करके, जैसे देखो एक रिलेशन ये दिया हुआ है, एक रिलेशन ये दिया हुआ है, इन दोनों रिलेशन का यूज करके हम इसकी वैल्यू यहाँ पर अप्लाई करेंगे। इसके साथ ही साथ हम आपको कुछ चीजें और भी बता देते हैं। हमने जैसे पहले ही बता रखा है कि हम यहाँ पर जो भी करेंगे वो कॉन्सेप्ट वाइज डिस्कशन करेंगे। तो अब यहाँ पर आपको हम एक चीज बता दें कि ये जो आपने क्लास 10th में रट के रखा है, कुछ लोग समझ करके किए होंगे उनके लिए दिक्कत नहीं है, बट कुछ लोग रट के आते हैं कि क्वाड्रेटिक अगर रूट अल्फा बीटा है तो उसका इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट एक्स
प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट होगा। इसको रटने की जरूरत नहीं है। किसी भी इक्वेशन का कोई भी इक्वेशन हो, ठीक है, अगर मान लो अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा n, ये मान लो किसी इक्वेशन के रूट्स हैं। क्या हैं? रूट्स हैं किसी इक्वेशन के। किस इक्वेशन के कितने रूट हैं? ये n, तो वो कैसा इक्वेशन होगा? nth डिग्री का इक्वेशन होगा। ये तो पता है, जिस इक्वेशन में जितनी डिग्री होती है उतने उसके रूट होते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट कितने होंगे? 2, क्योंकि 2 डिग्री है, एक्स स्क्वायर है। क्यूबिक इक्वेशन के 3 रूट होंगे, बाई क्वाड्रेटिक के 4 रूट होंगे। इसी तरह किसी इक्वेशन की डिग्री अगर n हो गई तो उसके कितने रूट आएंगे? n रूट्स आएंगे, ठीक है। तो अगर मान लो ये किसी इक्वेशन के रूट हैं तो वो इक्वेशन कैसे लिखा जाएगा? तो इक्वेशन होता है, इक्वेशन विल बी, इक्वेशन लिखने का तरीका क्या होता है? x माइनस अल्फा 1, ये जितने भी रूट्स दिए हुए हैं इन सभी रूट्स को अलग अलग x में से माइनस कर देंगे। x माइनस अल्फा 2 और x माइनस अल्फा n, जितने भी रूट रहेंगे सबको माइनस करके और सबका प्रोडक्ट कर देंगे। यही हमारा इक्वेशन बन जाता है। हमको रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अगर पता है तो इक्वेशन कैसे बनेगा? मान लो अल्फा बीटा किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं, तो वो इक्वेशन क्या होगा? x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। यही वो इक्वेशन है जिसके ये दोनों रूट है। अगर मान लो अल्फा बीटा गामा किसी क्यूबिक इक्वेशन का रूट है तो वो इक्वेशन क्या होगा? x माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा इज इक्वल टू 0। अगर मान लो अल्फा बीटा गामा डेल्टा किसी बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं, 4 रूट दिए हुए, तो वो इक्वेशन क्या होगा? रटने की जरूरत नहीं है। एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा एक्स माइनस डेल्टा सबको मल्टीप्लाई करके इज इक्वल टू 0 कर देंगे। ये वो इक्वेशन आ गया जिसके रूट अल्फा बीटा गामा डेल्टा है, ठीक है। तो कभी भी अगर रूट दिया हो और इक्वेशन फाइंड करना हो, तो रूट दिया हो और इक्वेशन फाइंड करना हो तो यही उसका कॉन्सेप्ट होता है। हम क्वाड्रेटिक वाले में डायरेक्ट वो फार्मूला लगा दिए, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, क्योंकि 10th में आप उस तरीके का पिक्चर रट के आते हो। वही चीज है यहाँ पर भी, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्वाड्रेटिक वाले को, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर आएगा माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा। इसमें एक्स स्क्वायर आ गया, यहाँ माइनस कॉमन ले लो, अल्फा प्लस बीटा और एक्स भी कॉमन ले लो, प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0 आया। ये देखो क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब जो दोनों रूट थे उनका सम इंटू एक्स प्लस यहाँ पर देखो दोनों का मल्टीप्लीकेशन आया, प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पर सम ऑफ रूट और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट आया। और इसी तरीके का क्लास 10th में फार्मूला बना करके हम लोग रट लेते हैं, वहाँ तो इसको रट लेते हैं। बट आगे जब हम जाते हैं IIT JEE के लिए या आगे हायर स्टडी जब 11th 12th में आके करते हैं 10th के बाद, तो वहाँ पे क्यूबिक इक्वेशन भी आता है, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी आते हैं। तो वहाँ पर उन इक्वेशंस के उन रूट्स के जब इक्वेशन बनाने होते हैं तो बच्चे के अंदर कन्फ्यूजन होता है कि वहाँ तो रट गए थे, अब क्या करें। तो आप उसको न रट करके अगर ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखोगे कि अपने पास अगर रूट है किसी भी इक्वेशन का, अगर रूट है और वो इक्वेशन फाइंड करना है तो एक वेरिएबल x होगा, x में से उन रूट्स को घटाते जाओ, x माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा सबको आपस में मल्टीप्लाई करके इज इक्वल टू 0 रख दो। अब क्वेश्चन आता है कि सर ऐसा करते क्यों है? ये रटने की जरूरत नहीं है बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है इसमें? इसमें कॉन्सेप्ट यह है कि हम कभी भी किसी भी इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं तो हमको रूट कैसे मिलता है। जैसे अपने दिमाग में एक पिक्चर ला करके जरा सोचो कि जब कभी हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकालते हैं तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट जो होता है वो कैसे आता है। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते जाते हैं करते जाते हैं करते जाते हैं करते जाते हैं। जैसे मान लो हमसे कहा गया कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करो। सबको सॉल्व करने आता है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0, यहाँ तक आ गए, ठीक है। अब हम लोग इसको 0 पुट करते हैं या इसको 0 पुट करते हैं। जब इसको 0 पुट करते हैं तो x बराबर 2 आता है
और इसको 0 पुट करते हैं तो x बराबर 3, और यही x बराबर 2 और x बराबर 3 हमारे इक्वेशन का क्या बन जाता है, रूट बन जाता है। तो x बराबर 2 और x बराबर 3 रूट क्यों आया, क्योंकि हम जब इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे तो हमारे इक्वेशन का आखिरी स्टेप जो था वो x माइनस 2 और x माइनस 3 आया था, इसीलिए रूट ये आए। तो अगर रूट अल्फा बीटा आए तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, उसी का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको मेन इक्वेशन मिल जाता है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ उल्टा प्रोसेस से चलते हैं, ये रूट है तो ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है तो ये रूट है। तो इस वे में हम जब चलते हैं तो रूट जब पता है तो x में से उस रूट को माइनस कर करके और हम लोग इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं। सेम कॉन्सेप्ट हम लोग यहां इस क्वेश्चन में भी अप्लाई करने जा रहे हैं। इसी तरीके से हर क्वेश्चन में हम लोग डिटेल सोल्यूशन देखेंगे। ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है फिर भी आसान हो सकता है किसी के लिए आसान हो, आसान या इजी या हार्ड ये वर्ड जो है ये डिफाइंड वर्ड नहीं है। किसी को हो सकता है कि ये काफ़ी हार्ड लग रहा हो और कोई बहुत हार्ड क्वेश्चन किसी को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो तो बहुत आसान लग रहा हो। तो आसान और कठिन जो प्रश्न की क्वालिटी होती है वो पर्सन बाय पर्सन वैरी करती है। तो हर क्वेश्चन को इसी तरह से कॉन्सेप्ट वाइज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर अब हम इसका सोल्यूशन करने चल रहे हैं। इफ अल्फा बाई बीटा एंड बीटा बाई अल्फा आर रूट्स, अगर रूट्स हैं तो इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन विल बी, अब हम सीधे लिख रहे हैं चूंकि ये क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक वाला तो फार्मूला अपने दिमाग में है ही है डायरेक्ट जो हम बताए उससे भी कर सकते हो, और हम एक दो लाइन मल्टीप्लाई करने से बचना चाहते हैं तो हम डायरेक्ट लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट मतलब अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा एक्स प्लस प्रोडक्ट का 1 आ जाएगा, वैल्यू इज इक्वल टू 0। यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपनी है। अब हमें इस इक्वेशन को थोड़ी देर के लिए स्टार मान लेते हैं। अब हमें यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालनी है, यही अपना एम है। हमारा एम क्या होगा कि हम अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा की वैल्यू निकाल करके यहाँ चिपकाएं। अब देखो अपने पास क्या क्या है, ये और ये अगर हम इसकी वैल्यू निकालें तो अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा एक्चुअल में लिखा क्या हुआ है, एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो अल्फा बीटा आ जाएगा, ऊपर हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम लोग अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा लिख सकते हैं क्या, नीचे भी अल्फा बीटा आ गया समझ में बात आ रही है सबको। अल्फा प्लस बीटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस 2ab कट जाएगा तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का फॉर्म तैयार हो जाएगा। यही हमको फाइंड करना है, इसी की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसकी वैल्यू अगर हमको फाइंड करनी है तो हम देख रहे हैं कि अपने पास अल्फा प्लस बीटा तो मौजूद है माइनस पी, तो अल्फा प्लस बीटा के जगह तो हम माइनस पी भर देंगे, लेकिन यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा जो आया इसकी वैल्यू अपने पास नहीं है। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू फाइंड तो इस पूरे सिस्टम में कहीं नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ से अब हम अल्फा इंटू बीटा फाइंड करेंगे। कैसे अल्फा इंटू बीटा फाइंड करेंगे, तो एक रिलेशन अपने पास और दिया है, इसका और इसका इस्तेमाल करके हम अल्फा इंटू बीटा बनाने की कोशिश करें अगर, तो यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाएं। हम ये जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब जो होता है वो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा के बराबर होता है। फार्मूला याद है, ए प्लस बी का होल क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। हम यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। ठीक, अब देखो इसमें तुमको किसकी वैल्यू पता है, इसमें तुमको इसकी वैल्यू पता है अल्फा प्लस बीटा की माइनस पी, तो ये क्या हो जाएगा माइनस पी का क्यूब हो जाएगा। अल्फा क्यूब बीटा क्यूब की वैल्यू पता है क्यू, तो इसके प्लेस पर हम क्यू लिख देंगे, प्लस 3 अल्फा इंटू बीटा हमको नहीं पता है तो इसको अल्फा इंटू बीटा रहने देते हैं, और प्रो प्लस जो है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फिर हमको माइनस पी पता है तो इसके जगह फिर हम माइनस पी लिख देते हैं। इस क्यू को इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 3 अल्फा बीटा पी इज इक्वल टू पी क्यूब प्लस क्यू। ये क्यू उधर जाएगा तो माइनस क्यू होगा और तीनों में से माइनस रिमूव कर दिया।
अब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, पी क्यूब प्लस क्यू बाई 3p। देखो अल्फा इंटू बीटा आ गया क्या अपने पास, और अल्फा प्लस बीटा अपने पास है, तो यहाँ पर वैल्यू अगर भर देंगे तो क्या होगा, यहाँ पर वैल्यू देखो इसी की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, और जो इसकी वैल्यू आएगी उसको उठा करके हम इक्वेशन में स्टार में यहाँ रख देंगे तो हमको इक्वेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी रखनी है अल्फा प्लस बीटा के प्लेस पर, माइनस पी, तो हो जाएगा माइनस पी का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा पी का स्क्वायर माइनस 2। अब अल्फा बीटा का प्रोडक्ट यहाँ हम निकाले हैं, कितना निकाले हैं, पी क्यूब प्लस क्यू अपॉन 3p, और नीचे कितना आ गया फिर अल्फा बीटा, तो वहाँ पर अल्फा बीटा की वैल्यू पी क्यूब प्लस क्यू अपॉन 3p। अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, क्या होगा सिंप्लीफाई करने पर 3p का इधर मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 3p क्यूब, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, माइनस 2p क्यूब, इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई, और माइनस 2 क्यूब अपॉन ये नीचे कितना आ गया p क्यूब प्लस क्यू, बोलोगे ये कैसे आया, तो नीचे का 3p और ये वाला 3p एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गया, 3p क्यूब माइनस 2p क्यूब कितना हो जाएगा p क्यूब माइनस 2q अपॉन p क्यूब प्लस q। ये वैल्यू आ गई किसकी, ये वैल्यू आ गई तुम्हारे इस टर्म की। अब तुम ये वैल्यू उठा करके इसके प्लेस पे रख लो, इसके प्लेस पर अगर ये वैल्यू रख लोगे तो क्या हो जाएगा, देखते हैं। वो वैल्यू अगर यहाँ पे रख लोगे तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ लिख देते हैं यूजिंग इन इक्वेशन स्टार, इक्वेशन स्टार में हम इसकी वैल्यू को यूज कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस इसकी वैल्यू हम लोग निकाले हैं कितनी, पी क्यूब माइनस 2q अपॉन पी क्यूब प्लस क्यू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस डिनोमिनेटर वाले का सब में मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा पी क्यूब प्लस क्यू एक्स स्क्वायर माइनस पी क्यूब माइनस 2q एक्स प्लस, इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, पी क्यू प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। ये हमारा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया जिसका रूट अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा था। क्लियर है? तो एक बार ध्यान से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो को फिर बैक करके देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये जेईई 2011 का क्वेश्चन है। जैसा हमने पहले ही आपको कह रखा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बताएंगे, इक्वेशन और इनइक्वालिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी जो जेईई में पूछे हुए हैं इसी चैप्टर में डिस्कस किया जाएगा। ये लॉग से रिलेटेड क्वेश्चन है, एलएन, ठीक है। तो सबसे पहले एलएन के बारे में थोड़ा सा बता दें। एलएन क्या है? एलएन का मतलब होता है लॉग बेस ई। ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं बताए, लगभग 99% जो बच्चे होंगे सबको क्लास में ये बताया गया होगा। इसको बोलते हैं नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग, ऐसा लॉग जिसका बेस ई हो उसको हम लोग नेचुरल लॉग कहते हैं, और उस लॉग के जगह हम लोग डायरेक्टली एलएन का भी इस्तेमाल करते हैं। एक लॉग वो होता है जिसका बेस 10 होता है। ये ऐसा लॉग होता है जिसका बेस आप लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी अगर किसी लॉग का बेस नहीं लिखा हुआ हो तो हम ये मान लेते हैं कि उस लॉग का बेस कितना है, 10 है। लॉग बेस 10 ऐसा बेस है लॉग का जिसको ये छूट होती है कि तुम लिखे जाओ या न लिखे जाओ कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मीन्स 10 एक ऐसा बेस है जिसको आप लिखो तो भी वही मतलब, नहीं लिखो तो भी वही मतलब। बेस नहीं है लॉग के अंदर मीन्स उसका बेस 10 है, और जिसका बेस ई है उसको लॉग के जगह हम लोग एलएन भी लिख सकते हैं। और यहां पर इस लॉग को बोलते हैं कॉमन लॉग। क्या बोलते हैं? कॉमन लॉग। जब भी हम किसी लॉग का डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन करते हैं तो डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन किसी भी लॉग का तभी होता है जब उस लॉग का बेस कैसा हो, ई हो। यानी हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन हमेशा नेचुरल लॉग का ही करते हैं। अगर वो नेचुरल लॉग नहीं है मतलब उसका बेस ई नहीं है तो बेस चेंज प्रॉपर्टी लगा करके हम उसका बेस चेंज करके बेस ई बना लेते हैं। बेस चेंज प्रॉपर्टी क्या होती है?
तो बेस चेंज की दो प्रॉपर्टी होती है लॉग में। जैसे समझ लो, जैसे मान लो कि अपने पास लॉग बेस ए है और बी है, बेस है ए और बी जिसका लॉग हम यहाँ पढ़ रहे हैं। अगर हमें बेस चेंज करना है यानी बी को बेस बनाना है तो हम इसको लिख सकते हैं लॉग बेस बी और ए। यानी अगर हम रेसिप्रोकल कर दें तो बेस और ये डाटा दोनों एक दूसरे से इंटरचेंज हो जाते हैं। ये एक बेस चेंज करने की प्रॉपर्टी या तरीका है। दूसरा बेस चेंज करने का प्रॉपर्टी या तरीका है, मान लो लॉग बेस ए और बी लिखा हुआ है और हमें मान लो कि नेचुरल लॉग चाहिए। यहाँ पर ये नेचुरल लॉग नहीं है क्योंकि इसका बेस ए है। अगर हमको नेचुरल लॉग चाहिए तो हम क्या करेंगे, ऊपर भी लिख देंगे ln और नीचे भी लिख देंगे ln। ये b है, ऊपर b लिख देंगे, ये a है, नीचे a लिख देंगे। नहीं समझे? मतलब क्या है, देखो मान लो कि हमसे बोला गया कि अपने पास एक क्वेश्चन है जिसकी वैल्यू है log बेस 2 और यहाँ पर लिखा हुआ है 3। किसी ने बोला कि यार इस log का ना हमको बेस 5 चाहिए। एक मिनट के लिए कोई बोले यार इस log का ना बेस हमको 5 चाहिए, यहाँ पर तो 2 दिया हुआ है, यहाँ 3 दिया हुआ है, तो हम यहाँ दोनों में से कहीं पर 5 नहीं पा रहे हैं। अगर मान लो यहाँ पर 5 होता तो हम उसको रेसिप्रोकल कर देते, तो यहाँ जैसे b है तो b बेस बन गया तो 5 बेस बन जाता। बट यहाँ तो 5 दिखाई नहीं दे रहा और हमको 5 चाहिए, तो करते क्या है कि यहाँ पर log 3 लिख देते हैं, यहाँ पर log 2 लिख देते हैं। मतलब log जो बेस है उसको भी log का नंबर बना लो और जो ऊपर नंबर था उसको भी log के साथ लिख दो, बेस गायब कर दो। ठीक, ऊपर नीचे लिख लिया, ऊपर ये 3 लिख दिया, नीचे ये बेस वाला 2 लिख दिया। अब तुमको जो बेस चाहिए, जो तुम्हारी इच्छा हो, जो रिक्वायर्ड हो वो यहाँ लिख लो। 5 चाहिए, दोनों जगह 5 लिख लो, लेकिन दोनों जगह एक ही लिखना पड़ेगा। तुमको बेस मान लो m चाहिए तो दोनों जगह m लगा लो, तुमको मान लो बेस e चाहिए तो दोनों जगह e लगा लो, तुमको मान लो बेस 10 चाहिए तो दोनों जगह 10 लगा लो। ठीक है, तो इसको कहते हैं बेस चेंज प्रॉपर्टी। ठीक है, खैर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं करना था, ये तो चूंकि हमने बोला था कि कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे इसलिए हमने बता दिया ये लॉग की बेस चेंज प्रॉपर्टी है। तो कभी भी डिफरेंशिएशन अगर किसी लॉग का कर रहे हैं या इंटीग्रेशन किसी लॉग का कर रहे हैं और अगर वो लॉग मान लो इन द केस ln नहीं है, क्योंकि हम डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन किसका करते हैं, नेचुरल लॉग का। अगर वो नेचुरल लॉग नहीं है तो ये अपने पास प्रॉपर्टीज हैं बेस चेंज प्रॉपर्टी, इनका इस्तेमाल करके हम उसका बेस चेंज कर लेते हैं। लॉग बेस 10 ऐसा बेस जिसको लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको हम लोग बोलते हैं कॉमन लॉग। जो लॉग टेबल हम लोग देखते हैं, हालांकि मैथमेटिक्स में हम लोग जनरली लॉग टेबल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, मैथमेटिक्स में हम लोग जो काम करते हैं ना वो विदाउट लॉग टेबल ही करते हैं, लॉग और एक्सपोनेंशियल रेसिप्रोकल करके। बट फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपको लॉग की जरूरत पड़ती है, लॉग टेबल देखना पड़ता होगा। हालांकि आजकल लॉग टेबल का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, क्वेश्चन में जिस लॉग की जरूरत पड़ती है वो इन जनरल क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया रहता है, पहले लॉग टेबल देखना पड़ता था। तो लॉग टेबल जो बना हुआ है ना वो बेस 10 के लिए बना हुआ है। ठीक है, जो लॉग टेबल हम लोग देखते हैं वो किस लॉग का टेबल है, लॉग का बेस तो 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है और लॉग का बेस बदलता रहता है तो उसकी वैल्यू भी बदलती रहती है। तो लॉग का जो बेस है उसमें बेस 10 के लिए स्पेशली कौन बना हुआ है, टेबल बना हुआ है। तो लॉग टेबल वो कॉमन लॉग के लिए बना है और कैलकुलस में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में जिस लॉग का हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो कौन सा लॉग होता है, वो नेचुरल लॉग होता है। खैर हम लोग अब वहां से निकल करके आते हैं, थोड़ा इस क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। कह रहा है कि x0 y0 बी द सोल्यूशन ऑफ दिस। यहां पर अपने पास दो इक्वेशन लिखे गए हैं, एक लिखा है 2x का पावर ln 2 बराबर 3y का पावर ln 3, दूसरा लिखा है 3 का पावर ln x इज इक्वल टू 2 का पावर ln y। क्वेश्चन में बोल रहा है कि अपने को तो x0 की वैल्यू निकाल के बता दो कितनी आएगी। क्या मतलब कह रहा है कि अगर हम इन दोनों इक्वेशन का इस्तेमाल करें, देखो अपने पास x और y दो वेरिएबल हैं और आप ये जानते हो कि जितने वेरिएबल होते हैं उतने ही इक्वेशन की भी जरूरत पड़ती है हमें उस वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए। यहाँ पर अपने पास इन दोनों इक्वेशन में दो वेरिएबल हैं इसलिए दो इक्वेशन है, दो इक्वेशन में दो वेरिएबल है तो हम x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। इन दोनों को सॉल्व करने पर, मिक्स करने पर, इंटरसेक्शन निकालने पर या जो भी कह लो, इन दोनों इक्वेशन को एक साथ अगर हम सॉल्व करेंगे और x और y की जो वैल्यू आएगी वही कहलाएगी इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट। क्या कहलाएगी, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट या इन दोनों का सॉल्यूशन कहलाएगा।
यानी x नॉट वाई नॉट यहाँ जो है वो क्या है, इन दोनों इक्वेशन को जब हम मिल करके सॉल्व करेंगे, मिला करके, तो सॉल्व करने पर जो x और y की वैल्यू आएगी वही सोल्यूशन है। x नॉट वाई नॉट से उसको डिनोट कर दिया है। बोल रहा है कि इन दोनों को सॉल्व करो और x की जो x नॉट की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, मतलब इन दोनों को सॉल्व करने पर x की वैल्यू कितनी आएगी, ये बोलना चाह रहा है। तो यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगा करके कॉन्सेप्ट को क्लियर रख के दिमाग में और कैलकुलेशन करते जाना, यानी दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। सिंपल सी बात है। सॉल्व करते समय तुमको वैल्यू तो x की लानी है, तो तुम y को गायब करने का प्रयास करो, ठीक है, क्योंकि y अपने को चाहिए नहीं। दोनों इक्वेशन में से अगर हम y रिमूव कर देते हैं, y अगर इलिमिनेट कर देते हैं, तो y इलिमिनेट कर देने के बाद हमको x बचेगा और x की वैल्यू निकल जाएगी। तो अपने पास इक्वेशन पहला है 2x टू दी पावर ln 2 इज इक्वल टू 3y टू दी पावर ln 3। हम एक काम करते हैं, ln इस्तेमाल किया हुआ है, ऊपर माथे पर ये बोझ पड़ा हुआ है, हम यहाँ पर क्या करते हैं, टेकिंग ln बोथ साइड, दोनों साइड हम लॉग ले लेते हैं। कौन सा लॉग, बेस e, क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर जो लॉग यूज है वो लॉग बेस e यूज है, तो हम एक नया लॉग बना करके इसको क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे, उसी एक लॉग से काम कर लेंगे। तो दोनों साइड लॉग लेंगे, तो दोनों साइड लॉग ले लेंगे, तो ln 2x का पावर ln 2 इज इक्वल टू ln 3y का पावर ln 3। ठीक, अब हम ये जानते हैं, चूंकि एक प्रॉपर्टी होती है, आपको भी पता होगा क्या, कि अगर कहीं ln a का पावर b लिखा हुआ है तो ये b जो पावर होता है ये लॉग के आगे आ जाता है, तो b ln a हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट है, ये प्रॉपर्टी है लॉग की। तो यहाँ पर ये माथे पर है, ये भी माथे पर है, ये दोनों कहाँ चले आएंगे, ये आगे चलाएगा और ये भी आगे चलाएगा, तो क्या बन जाएगा, ln 2x इज इक्वल टू ln 3 और ln 3y। हमको y की वैल्यू चाहिए, यहां से हम y की वैल्यू निकाल करके और इस सेकंड इक्वेशन में रखने का प्रयास करेंगे, तो y गायब हो जाएगा और केवल x बच जाएगा। तो चलो यहां पर देखते हैं y की वैल्यू कैसे निकलेगी। ये लिखा हुआ है ln 2x, ये दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई है, ध्यान रखना ये मल्टीप्लाई है, ये आगे गया तो b और ln a मल्टीप्लाई हो गया एक दूसरे से यहाँ पर लिख सकते हैं ln 3 और ln 3y को हम लिख सकते हैं ln 3 प्लस ln y। ठीक है, बात समझ में आ गया। ये मालूम है ना, दो नंबर मल्टीप्लाई होता है तो लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, दोनों जुड़ जाता है, ये भी प्रॉपर्टी है, जानते रहो। ln x y को हम लिख सकते हैं ln x प्लस ln y, यही प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज कर दिए। अब हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा और मेहनत करें, अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं या ऐसे ही छोड़ देते हैं। देखो यहाँ पर ln 3 यहाँ पर आ गया, कितना हो गया, ln 2x, तो यहाँ मिला ln 2x इज इक्वल टू ln 3 का स्क्वायर प्लस ln 3 ln y। हमारा एम क्या है, हम यहाँ से y की वैल्यू फाइंड करके सेकंड वाले इक्वेशन में रखने का प्रयास कर रहे हैं। तो अब यहाँ से हमको ln y की वैल्यू मिल जाएगी, क्या होगा, ln y का वैल्यू देखो, तो ln y इज इक्वल टू, इसको इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, ln 2x माइनस ln 3 का स्क्वायर अपॉन ln 3, ये वाला ln 3 नीचे चला गया। ये अपने पास ln y की वैल्यू आ गई। हम लोग दोनों इक्वेशन को सॉल्व कैसे कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन लगा करके, मतलब एक इक्वेशन से हमने ln y की वैल्यू निकाल ली, अब दूसरे इक्वेशन में y की वैल्यू रख देंगे तो पूरे इक्वेशन में से y रिमूव हो जाएगा और x बचेगा, x की वैल्यू निकल जाएगी। अब दूसरा इक्वेशन है क्या, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2 है कितना, तो 3 का पावर ln x इज इक्वल टू 2 का पावर ln y है। यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट यूज करो जो पहले किए थे, क्या, टेकिंग ln बोथ साइड, दोनों साइड लॉग ले लो बेस e का, तो दोनों साइड लॉग लगो तो ये माथे का बोझा आगे आ जाएगा, तो ln x इंटू ln 3 इज इक्वल टू ln y इंटू ln 2। अब यहाँ जो ln y आया, इस ln y के प्लेस पर ये वाला ln y का वैल्यू यूज कर देंगे। यहाँ ln y का वैल्यू अगर यहाँ यूज कर देंगे तो इस पूरे सिस्टम में से y गायब हो जाएगा, बचेगा केवल x और हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है।
तो चलो यहाँ पे रखते हैं, तो यहाँ रख देंगे ln y, तो ये क्या हो जाएगा, इधर लिख देते हैं। तो ये इक्वेशन अपना हो जाएगा यूजिंग ln y, ठीक है। ln y का यूज करो। ln y का अगर यूज कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा इक्वेशन, ln x इंटू ln 3 इज इक्वल टू ln 2x माइनस ln 3 का होल स्क्वायर अपॉन ln 3, और यहाँ पर ln क्या 2, ln 2 बचा हुआ है, ln 2 इस ln 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा, ln x ln 3 इज इक्वल टू, इस ln 3 का इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ln 3 का स्क्वायर हो जाएगा, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये ln 2 का स्क्वायर ln 2x माइनस ln 2 ln 3 का स्क्वायर होगा। हमारा एम क्या है, हमको x की वैल्यू निकालनी है, ये ध्यान रखना। इसको अगर हम इसके पास लाएं, दोनों में ln 3 कॉमन हो जाएगा, तो हो जाएगा ln x प्लस ln 2 और ln 3 का होल स्क्वायर कॉमन, इसको भी इधर लेते आओ, माइनस ln 2 का होल स्क्वायर ln 2x इज इक्वल टू 0। यहाँ देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ln 2x, क्यों, क्योंकि इनटू में लॉग जाता है तो प्लस करता है, और प्लस में से लॉग बाहर लेते हैं तो इनटू बन जाएगा। ये हो गया ln 3 का स्क्वायर माइनस ln 2 का स्क्वायर ln 2x इज इक्वल टू 0। ln 2x दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा ln 2x बाहर कॉमन, अंदर बचा ln 3 का स्क्वायर माइनस ln 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये टर्म कभी जीरो नहीं होगा, दो नंबर का प्रोडक्ट अगर जीरो के बराबर है तो एक जीरो नहीं है तो ये जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर ये वाला वैल्यू अगर जीरो हो जाएगा तो हमको क्या मिल जाएगा, इससे यहाँ से हमको मिल जाएगा ln 2x इज इक्वल टू 0। ln 2x इज इक्वल टू 0 मतलब log बेस e 2x इज इक्वल टू 0। अब log का एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर ध्यान में रखना, ठीक है। लॉग का कॉन्सेप्ट होता है कि अगर कहीं पर लॉग बेस ए बी बराबर x लिखा हुआ है और लॉग को आप इधर से इधर अगर शिफ्ट कर रहे हो, तो लॉग जब एक साइड से दूसरे साइड शिफ्ट होता है तो एंटी लॉग बनता है। हम लोग मैथमेटिक्स में लॉग एंटी लॉग नहीं पढ़ना है, एंटी लॉग यानी एंटी लॉग का टेबल नहीं जाके पढ़ेंगे। यहाँ मैथमेटिक्स में हम जब भी लॉग को इधर शिफ्ट करेंगे तो एक्सपोनेंशियल बनेगा। लॉग इज इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल, लॉग जो है वो उसका एक्सपोनेंशियल का इन्वर्स है, या एक्सपोनेंशियल को लॉग का इन्वर्स कहा जाता है। यानी लॉग जब इस साइड से इस साइड जाता है तो कैसे लिखा जाता है, इसको देख लो। ये इधर जाएगा तो यहाँ बचेगा केवल b, और ये जब इधर जाएगा तो ये लॉग का बेस a था वो जा करके यहाँ बेस बन जाएगा, और ये वाली वैल्यू पावर बन जाएगी एक्सपोनेंशियल की। यानी लॉग कन्वर्ट किस में हो गया, एक्सपोनेंशियल में। लॉग को जब एक साइड से रिमूव करके दूसरे साइड ले जाते हैं एक्सपोनेंशियल बन जाता है, और उस एक्सपोनेंशियल का बेस वही होता है जो लॉग का बेस था। यहाँ पर उसी प्रॉपर्टी का अगर यूज़ करके सॉल्व करें तो ये वाला लॉग अगर इधर करें, क्योंकि हमको वैल्यू तो x की निकालनी है, क्वेश्चन में देख लो तो लॉग हटाना पड़ेगा। ये लॉग जब इधर शिफ्ट कर दोगे तो क्या बन जाएगा, ये लॉग इधर जाके e का पावर 0 बन जाएगा और इधर 2x रह जाएगा। e का पावर 0 मतलब वैल्यू कितनी हो गई 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। ये रिजल्ट हो गया। हम एक बार और आपको बोल रहे हैं कि हम जो ये क्वेश्चन करा रहे हैं, ये क्वेश्चन कराने के पीछे मेरा एम बिल्कुल ये नहीं है कि हम आपको IIT JEE के आए हुए क्वेश्चन का सलूशन बता रहे हैं। IIT JEE की आए हुए क्वेश्चन का सलूशन आप 400-450 की किताब खरीद करके वहाँ भी सलूशन पा सकते हो, ठीक है। बट यहाँ पर बताने के पीछे मेरा रीजन ये है कि हम कॉन्सेप्ट यहाँ पर बिल्डअप करना चाह रहे हैं, ताकि उस क्वेश्चन की मदद से हमारे अंदर कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो, हम क्वेश्चन को कर सकें। हमारा एम बिल्कुल ये नहीं है कि सीधे सीधे हम क्वेश्चन उठाएंगे और उसका सॉल्यूशन करेंगे। यही कारण है कि क्वेश्चन के सॉल्यूशंस थोड़े लेंदी जरूर जा रहे होंगे, बट यही एक नियम इस क्वेश्चन को करने का ही, ये बिल्कुल गलत है। हम यहाँ पर एक पर्टिकुलर रूल उठा रहे हैं, एक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं और उस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन को कर रहे हैं। उस कॉन्सेप्ट के अलावा भी आप मेथड समझ करके, क्वेश्चन समझ करके और इससे छोटे में भी क्वेश्चन कर सकते हो। यहाँ पर हम क्वेश्चन करने का शॉर्ट ट्रिक या उस क्वेश्चन को कैसे कैसे जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेना है, ये बिल्कुल नहीं बताना चाह रहे हैं। बार बार हम इस चीज़ को आपको डिस्कस कर रहे हैं। हमारा एम
कुछ और है, और वो एम ये है कि हम IIT JEE के क्वेश्चंस का यूज करके चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट दिमाग में बिल्डअप कर लें। इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा जरूर जाएगा, ठीक है। और किसी को केवल शॉर्ट ट्रिक चाहिए, केवल सोल्यूशन चाहिए कि जल्दी जल्दी सोल्यूशन मिल जाए, तो आप अपना 400 450 के प्रीवियस ईयर के अरिहंत का, दिशा का, MTG का सबका किताब आता है, कोई भी किताब खरीद करके अपना रटते रहो सोल्यूशन। कॉन्सेप्ट अगर बनाना है तो आप यहाँ पर चीज़ों को ध्यान से समझ करके अब देखते रहिए। अब ये चीज़ बताने की कोई ज़रूरत नहीं, कई लोगों को बोरिंग लगेगा कि ये क्या कर रहे हो, बट बहुत से बच्चे होंगे जो ये दिमाग में से मिसिंग होगा, उनके लिए एक कॉन्सेप्ट मिला। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जब भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे तो टाइम लगेगा, बट एग्जाम में आपको जब क्वेश्चन करना होगा तो ये सारी चीज़ें लिखने की थोड़ी ज़रूरत है, ये तो दिमाग की चीज़ें हैं। आप एक स्टेप के बाद से 3-4 स्टेप छोड़ के डायरेक्ट आगे बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर ये मल्टीप्लाई है तो प्लस है तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो गया, ये बताने की चीज़ थोड़ी है, ये लिखने की चीज़ थोड़ी है, ये तो दिमाग में आपके कॉन्सेप्ट बनेगा और तुरंत आप उसको सॉल्व कर लेंगे। तो यही जो x की वैल्यू आई, इसी को क्वेश्चन में क्या बोला है, x0 बोला है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब 2011 का हम एक क्वेश्चन आगे और देखते हैं। ये भी 2011 का ही क्वेश्चन है, जेई का पूछा हुआ एडवांस का, 2001 का 11 का। कह रहा है कि अल्फा बीटा अगर रूट्स हैं इस इक्वेशन x² माइनस 6x माइनस 2 = 0 के, अल्फा ग्रेटर देन बीटा है, an की वैल्यू, an लिखा हुआ है अल्फा का पावर n माइनस बीटा का पावर n, ये an से डिनोट किया जाता है, n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 है। तो कह रहा है कि a10 माइनस 2a8 अपॉन 2a9 का वैल्यू कितना होगा, ऑप्शन आपके पास सीट में होगा। यहां पर अब देखो इक्वेशन क्या दिया हुआ है, x² माइनस 6x माइनस 2 = 0। इस टाइप के कॉन्सेप्ट पर जेई में 2-3 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, और हर बार कुछ ना कुछ अलग तरीके से दिमाग लगाना पड़ता है। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बना करके रखिए कैसे क्वेश्चंस करने हैं। अगर ये x² माइनस 6x माइनस 2 = 0 एक इक्वेशन है और इसका रूट मान लो अल्फा है, तो किसी भी इक्वेशन के रूट का क्या मतलब होता है ये पता है? किसी भी इक्वेशन के रूट का मतलब होता है कि वो वैल्यू इस इक्वेशन में वेरिएबल के जगह रखने पर इसको सेटिस्फाई करेगी। यानी अल्फा अगर इसका रूट है तो हम अल्फा² माइनस 6 अल्फा माइनस 2 = 0 लिख सकते हैं। अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, रूट का ये मतलब है। इसका रूट बीटा भी है तो बीटा भी इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब β² माइनस 6 बीटा माइनस 2 = 0 भी हम लिख सकते हैं। ये दो इक्वेशन अपने पास आए, इस तरीके से भी कई बार क्वेश्चन सोचना पड़ता है, ठीक है। अब ये अगर अपने पास दो इक्वेशंस आए तो अब जरा ध्यान से देखो कि अपने को चाहिए क्या। अपने को a का 10 चाहिए, a8 चाहिए और a9 चाहिए, ठीक है। अब अगर अपने को a10 चाहिए, a8 चाहिए और a9 चाहिए, यानी ये तीनों जो है 10, 9 और 8 ये लगातार सीक्वेंस में है, ठीक। जैसे यहां देखो डिग्री पावर 2 है, यहां पर अल्फा की पावर 1 है, यहां अल्फा का पावर 0 है, मतलब अल्फा का पावर 0, अल्फा का पावर 1, अल्फा का पावर 2 ये भी लगातार आया है। यहां पर भी a का पावर 8, a का पावर 9, a का पावर 10 या a8, a9 और a10 लगातार आया है। यानी अगर हमको a10, a8 और a9 चाहिए तो हम एक काम कर सकते हैं इस इक्वेशन में अगर हम अल्फा के पावर 8 से मल्टीप्लाई कर दें और इस इक्वेशन में अगर बीटा के पावर 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, जरा बोलना बच्चे। अल्फा का पावर 10 माइनस 6 अल्फा का पावर 9 माइनस 2 अल्फा का पावर 8 बराबर 0 बन जाएगा एक इक्वेशन। बीटा का पावर 8 का अगर इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो बीटा का पावर 10 माइनस 6 बीटा का पावर 9 माइनस 2 बीटा का पावर 8 बन जाएगा क्या ये दो चीजें बन गई, ये अपने पास दो इक्वेशंस आ गए। अब बोलोगे सर ये आप अल्फा के पावर 8 और बीटा के पावर 8 से ही मल्टीप्लाई क्यों किए? क्योंकि हमको अगर a10 देखा जाए तो a10 की वैल्यू कितनी आएगी, a10 का मतलब आएगा अल्फा का पावर 10 माइनस बीटा का पावर 10, क्योंकि an का मतलब है अल्फा का पावर n माइनस बीटा का पावर n। तो अगर a10 चाहिए तो अल्फा का पावर 10 माइनस बीटा का पावर 10 चाहिए, 8 अगर है तो a अल्फा का पावर 8 बीटा का पावर 8 चाहिए, a9 में अल्फा का पावर 9 और बीटा का पावर 9 चाहिए। अगर हम अल्फा के पावर 8 से इसमें मल्टीप्लाई करते तो 0 वाला 8 बन जाता,
1 वाला 9 बन जाता और 2 वाला 10 बन जाता, यानी 10 भी अपने पास आ जाता, 9 भी अपने पास आ जाता और 8 भी अपने पास आ जाता। इस तरीके से हमने सोच करके मल्टीप्लाई किया। अब हमको यहाँ पर जो सिस्टम है वो ए के फॉर्म में चाहिए। अब ए कैसे आएगा? ए तब बनता है जब अल्फा माइनस बीटा हो, मतलब अल्फा की पावर में से बीटा की पावर माइनस करने पर ए बनता है। तो अगर इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को माइनस कर दें, मतलब अगर हम स्टार में से डबल स्टार को माइनस कर दें तो इसमें से ये माइनस होगा तो अल्फा का पावर 10 माइनस बीटा का पावर 10 हो जाएगा। इसमें से ये माइनस होगा तो -6 कॉमन हो जाएगा, अल्फा का पावर 9 माइनस बीटा का पावर 9 होगा। इसमें से ये माइनस होगा तो -2 कॉमन हो जाएगा, अल्फा का पावर 8 माइनस बीटा का पावर 8 कॉमन होगा इज इक्वल टू 0। क्या हम इसको a का 10 लिख सकते हैं? क्या हम इसको 6a 9 लिख सकते हैं? क्या हम इसको 2a 8 लिख सकते हैं इज इक्वल टू 0? अब देखो ये दोनों हमको ऊपर चाहिए तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म बचा लो, a 10 माइनस 2a 8 आ गया इज इक्वल टू 6a 9 आ गया। अब हमको नीचे a 9 चाहिए, कैसा? 2a 9, तो 2a 9 से दोनों साइड डिवाइड कर देंगे तो a 10 माइनस 2a 8 अपॉन 2a 9 और इधर भी 6a 9 अपॉन 2a 9। अब a 9 कैंसिल होकर इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी, तो ये जो रिजल्ट आया a 10 माइनस 2a 8 अपॉन 2a 9, इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 3 के इक्वल हो गई। यही आपका ऑप्शन में रिजल्ट हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन में बोला है कि ये दो इक्वेशंस दिए हुए हैं, इन दोनों इक्वेशन में अगर एक रूट कॉमन है तो वेरिएबल b जो है इसकी वैल्यू क्या होगी? इक्वेशन हमने लिख रखा है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। b इन दोनों इक्वेशन का वेरिएबल दिखाई दे रहा है और कह रहा है कि इन दोनों इक्वेशन में एक रूट कॉमन है। अगर मान लो कि हमको इन दोनों इक्वेशन के कॉमन रूट के बारे में डिस्कशन करना हो तो हम आपको थोड़ा सा कॉमन रूट के बारे में यहाँ पर समझाते हैं, समझ लो जल्दी जल्दी कॉन्सेप्ट को। अगर अपने पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 1 1 1, ए वन एक्स स्क्वायर बी वन एक्स सी वन इज इक्वल टू 0, ए टू एक्स स्क्वायर प्लस बी टू एक्स प्लस सी टू इज इक्वल टू 0, दो इक्वेशन है। अपने को 2-3 कॉन्सेप्ट यहाँ पे ध्यान रखने हैं, ठीक है, कॉमन रूट में। इन दोनों इक्वेशन में अगर मान लो एक रूट कॉमन है या इन दोनों इक्वेशन में दोनों रूट कॉमन है, ये दो तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आइदर एक रूट कॉमन होगा या दोनों रूट कॉमन होगा। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दोनों रूट कॉमन हो गया, मतलब इसका भी रूट अल्फा बीटा हो गया, इसका भी रूट अल्फा बीटा ही हो गया, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वही रूट है जो दूसरे का है, तो दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे हो जाएंगे? आइडेंटिकल, एक जैसे हो जाएंगे। तो आइडेंटिकल हो जाने का मतलब यहाँ पर जो कंडीशन होती है बोथ रूट कॉमन की, वो होती है a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। तो दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट कॉमन है, यानी वो दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा? आइडेंटिकल। और आइडेंटिकल इक्वेशन हो गया तो कोफिशिएंट्स का जो करेस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स का जो रेशियो होगा, यानी a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2, वो आपस में इक्वल होगा, यानी सेम प्रोपोर्शन में होगा। ये कंडीशन होती है दोनों रूट कॉमन होने पर। एक रूट कॉमन होने पर क्या कंडीशन होती है? एक रूट कॉमन होने के लिए कंडीशन, हालांकि ये सब सारी चीजें हम कॉमन रूट के बारे में आपको समझा रहे हैं, जैसा कि हमने बताया कि हम क्वेश्चन में आपको कॉन्सेप्ट भी बताते चलेंगे। इसका सोल्यूशन तो 2 लाइन का है, अभी करेंगे खत्म हो जाएगा, बट कॉन्सेप्ट यहां पर बनाया जा रहा है। और बार बार हम कह रहे हैं कि जो लोग आईआईटी जेई के क्वेश्चन का सॉल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो देख रहे हैं वो प्लीज हमारा वीडियो ना देखें, ठीक है। वो 300-400 का एक किताब खरीद लो, उसमें से बैठ करके सॉल्यूशन देखते रहो और रटते रहो। यहाँ पर सॉल्यूशन बनाने के पीछे एक ब्रीफ रिवीजन है ताकि कॉन्सेप्ट सारे उसके अंदर जितने भी आ रहे हैं वो आपके रिवाइज हो जाएं। एक रूट कॉमन होने के पीछे कंडीशन क्या होती है? मान लो कि इसका रूट अल्फा बीटा है और इसका रूट अल्फा और गामा है,
ऐसी सिचुएशन में अल्फा एक ऐसा रूट है जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी अल्फा अगर दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है मतलब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि a1 अल्फा स्क्वायर b1 अल्फा प्लस c1 जीरो, a2 अल्फा स्क्वायर b2 अल्फा प्लस c2 इज इक्वल टू जीरो। यहाँ कंडीशन क्या होती है, जब दोनों रूट कॉमन होते हैं तो दोनों रूट कॉमन में कंडीशन हम लोग कैसे निकालते हैं, अल्फा स्क्वायर अल्फा और -1। जैसे आप लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से लीनियर इक्वेशन क्लास 10th में सॉल्व करते तो वैसे ही यहाँ पर अल्फा स्क्वायर था, यहाँ अल्फा था, यहाँ कांस्टेंट था, कांस्टेंट को -1 लिखते हैं। अगर वो जीरो के इधर होता है, जीरो के उधर होता है तो +1 लिखते हैं, ये 10th में बताया गया था। अब अल्फा स्क्वायर के नीचे इसको छोड़ करके कोफिशिएंट लिखेंगे तो कोफिशिएंट क्या होगा, b1 b2 c1 c2, यहाँ हो जाएगा c1 c2 a1 a2, यहाँ हो जाएगा a1 a2 b1 b2। इसका इसमें मल्टीप्लाई इसमें माइनस करते हैं, ये आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड 10th से आप करते आ रहे हो। तो ये क्या बन जाएगा, नीचे हो जाएगा b1 c2 माइनस b2 c1, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, क्या हो जाएगा b1 c2 माइनस b2 c1, यहाँ हो जाएगा a2 c1 माइनस a1 c2, यहाँ हो जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1। अब यहाँ से अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, इसको इक्वेट कर दोगे तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, जल्दी बोलो। यहाँ से अल्फा स्क्वायर की वैल्यू आ गई b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन, माइनस भी रहेगा, a1 b2 माइनस a2 b1। और यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी a2 c1 माइनस a1 c2 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। ये अल्फा है और ये अल्फा स्क्वायर है। यहाँ से इस अल्फा की वैल्यू को उठा करके यहाँ पे अगर रख दें तो क्या मिल जाएगा अपने को, कुछ ऐसा मिलेगा। इस अल्फा की वैल्यू वहाँ रख देंगे तो हो जाएगा माइनस का, इस अल्फा का स्क्वायर करना है तो माइनस प्लस हो जाएगा, a2 c1 माइनस a1 c2 का स्क्वायर अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1 का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। ये कंडीशन होती है किसकी, एक रूट कॉमन होता है तब। इसको रटना नहीं है, इस मेथड को ध्यान में रखना। इसी मेथड से अल्फा स्क्वायर अल्फा और 1 लिख करके हम सॉल्व करते चले जाते हैं तो हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं उनका रिजल्ट मिल जाता है। अब एक कॉन्सेप्ट और है यहाँ पर कि अगर मान लो ये एक रूट कॉमन होने की कंडीशन हमने डेवलप की, दो रूट कॉमन होने की भी कंडीशन हमने बता दी। अब यहाँ पर अगर मान लो तुमसे कहा जाए कि a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 इज इक्वल टू 0, दो इक्वेशन है, दोनों क्वाड्रेटिक है। बोला इसका एक रूट कॉमन है, वन रूट। एक रूट अगर इसका कॉमन है और बोला जाए कि वो रूट क्या है, वो रूट अगर निकालना है कि कौन सा रूट कॉमन है, तो कॉमन रूट निकालने का तरीका क्या होता है, इसका जो एक्स स्क्वायर वाला टर्म है ना, इस टर्म को इलिमिनेट कर देते हैं। कैसे इलिमिनेट कर देते हैं, तो यहां पर इन दोनों का कोफिशिएंट बराबर कर लेते हैं। ठीक है, अगर हमको क्या करना हो, कॉमन रूट फाइंड करना हो, क्या करना हो, कॉमन रूट फाइंड करना हो, तो कॉमन रूट अगर फाइंड करना होता है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हाईएस्ट कोफिशिएंट यानी एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है बराबर करके एलिमिनेट कर देते हैं, गायब कर देते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर कैसे गायब होगा, इस वाले इक्वेशन में अगर हम a2 से मल्टीप्लाई कर दें और इस वाले इक्वेशन में अगर a1 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये वाला इक्वेशन क्या बन जाएगा, a1 a2x स्क्वायर प्लस a2 b1x प्लस a2 c1 बराबर 0, और ये वाला इक्वेशन क्या बन जाएगा, a1 a2x स्क्वायर प्लस a1 b2x प्लस a1 c2 इज इक्वल टू 0। यहाँ अगर माइनस कर दोगे तो देखो ये कट जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, a2 b1 माइनस a1 b2 x, और ये उधर लेते जाओ तो हो जाएगा a1 c2 माइनस a2 c1। x की वैल्यू कितनी आ गई, a1 c2 माइनस a2 c1 अपॉन a2 b1 माइनस a1 b2, और यही x की जो वैल्यू आई यही क्या होती है, यही कॉमन
रूट होती है। तो अगर हमको कॉमन रूट फाइंड करना होगा, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बोला जाए कि एक रूट कॉमन है और वो कॉमन रूट है क्या, तो कॉमन रूट फाइंड करने का तरीका होता है हाईएस्ट डिग्री यानी एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको इक्वेट करके और कैंसिल कर लेते हैं, और सॉल्व करने पर जो वेरिएबल x है वो जो वैल्यू देगा, x की ही वैल्यू तो रूट कहलाती है, इसके अंदर जो x की वैल्यू आएगी वही रूट कहलाएगी। x की ये वैल्यू आ गई, यही इसका क्या हो जाता है, रूट हो जाता है। अगर रूट पूछे कंडीशन का यूज करने के लिए, अगर बोले तो कंडीशन यूज करने के लिए आपके पास ऑलरेडी कॉन्सेप्ट है, आप कंडीशन का इस्तेमाल इसके पहले वाले मेथड से कर सकते हो, जो अभी अल्फा स्क्वायर अल्फा और -1 वाला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से किए थे, उसका इस्तेमाल करके इसको डायरेक्टली आप कंडीशन फाइंड कर सकते हो। अब यहां पर एक चीज और सीखते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, कि कई बार ऐसा होता है कि आपके पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं। जेई मेंस में 2 बार इस पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो अभी कॉन्सेप्ट बताने जा रहा है। कई बार ऐसा होता है कि आपको क्वेश्चन में देता है कि एक रूट कॉमन है। क्या है, एक रूट कॉमन है, इन दोनों में एक रूट कॉमन है। और अगर मान लो हम इक्वेशन लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 = 0, और एक लिखते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c = 0। मान लो हमने तुमसे कहा कि इन दोनों इक्वेशन में एक रूट कॉमन है, 1 रूट कॉमन। ठीक, हमने बोला एक रूट कॉमन है, लेकिन इसके अंदर दोनों रूट कॉमन हो गए। कैसे? अब ये कैसे हमको पता चला? किसी भी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर तुमसे बोले कि एक रूट कॉमन है, इसमें ये नहीं बोला कि केवल एक ही रूट कॉमन है, बोला एक रूट कॉमन है, तो एक रूट कॉमन है मतलब इसको जो सेटिस्फाई कर रहा होगा वो इसको भी सेटिस्फाई कर रहा होगा कोई एक वैल्यू। अच्छा, ये जो तुम्हारे सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा गया, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जरा गौर से देखो, इसका डी क्या आएगा, 4 - 12 -8 यानी निगेटिव आ गया। अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट डी अगर निगेटिव हो गया तो डी निगेटिव मतलब इसका रूट कैसा हो गया, इमेजिनरी हो गया। कैसा हो गया, इमेजिनरी हो गया। ठीक है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट इमेजिनरी हो गए तो वो रूट होंगे कैसे, वो रूट होंगे अल्फा प्लस आई बीटा और अल्फा माइनस आई बीटा टाइप के। इमेजिनरी रूट ऐसा ही ना होता है, इमेजिनरी रूट इसी टाइप का होगा। इसके दोनों रूट हो गए, एक अल्फा प्लस आई बीटा, एक अल्फा माइनस आई बीटा। क्योंकि इमेजिनरी रूट की क्वालिटी क्या होती है, इमेजिनरी रूट की क्वालिटी होती है कि दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट होते हैं। एक अगर a प्लस आई बीटा है तो दूसरा a माइनस आई बीटा होगा। अब मान लो कि इन दोनों में अगर एक ही रूट कॉमन था तो इन दोनों में से कोई भी एक ऐसा होगा जो इसको भी सेटिस्फाई करेगा, और अगर इन दोनों में से कोई एक अगर इसको सेटिस्फाई कर रहा है मतलब इसका एक रूट कैसा हो गया, इमेजिनरी। और अगर इसका एक रूट इमेजिनरी हो गया और ABC अगर रियल है, इसका अगर एक रूट इमेजिनरी हो गया तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर कोफिशिएंट रियल है तो उसका या तो दोनों रूट इमेजिनरी होगा या दोनों रूट रियल होगा। तो अगर मान लो इसका इमेजिनरी रूट आ गया तो दोनों ये होगा, और इन्हीं दोनों में से कोई एक इसको संतुष्ट करेगा क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि एक रूट कॉमन है। अगर इसका एक रूट ये हो गया तो इसके भी अब दूसरा रूट जो होगा इसका वो भी इमेजिनरी होगा, और इमेजिनरी रूट की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो पहले वाले का कॉन्जुगेट होता है। तो अगर ये इसका रूट हो गया तो ये अपने आप इसका रूट हो जाएगा। कॉन्जुगेट रूट की प्रॉपर्टी से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूल है कि अगर उसका कोफिशिएंट मतलब ABC अगर रियल है और उसका एक रूट इमेजिनरी है तो दूसरा रूट भी इमेजिनरी ही होगा, ये निश्चित है, और वो पहले वाले का क्या होगा, कॉन्जुगेट होगा। ठीक है, तो दोनों रूट इमेजिनरी हो जाएंगे और एक रूट दूसरे रूट का क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट हो जाएगा। तो अगर इसका एक रूट ये हो गया इमेजिनरी तो इसका दूसरा रूट भी इमेजिनरी ही होगा, और इसका कॉन्जुगेट होगा मतलब यही हो जाएगा। मतलब ऐसी सिचुएशन में क्वेश्चन में लिखा जरूर है कि एक रूट कॉमन है, लेकिन यहां पर इसके दोनों रूट कॉमन होंगे। यानी इस पूरे का समरी हम क्या समझे हमको अगर कोई दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे और बोले कि एक रूट कॉमन है, और उन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डी निगेटिव हो जाए, डी निगेटिव मतलब रूट इमेजिनरी हो जाए,
तो यहाँ पर लिखा जरूर है कि एक रूट कॉमन है, लेकिन वहाँ पर उसके दोनों रूट कॉमन हो जाते हैं। यहाँ पर ये लिखा एक रूट कॉमन, एक रूट तो कॉमन है, अगर दोनों रूट कॉमन है तो भी तो एक रूट कॉमन है। क्वेश्चन में ये तो लिखा नहीं है कि केवल एक ही रूट कॉमन है, लिखा है कि एक रूट कॉमन है। तो एक रूट कॉमन है तो यहाँ पर एक रूट नहीं, यहाँ पर दोनों रूट कॉमन हो जाएंगे। और जब इन दोनों इक्वेशन के दोनों रूट कॉमन हो जाते हैं तो हमने अभी बताया था आपको कॉन्सेप्ट दोनों रूट कॉमन होने का क्या होता है, a/1 इज इक्वल टू b/2 इज इक्वल टू c/3 बोले थे ना। इसका कोफिशिएंट अपॉन इसका कोफिशिएंट बराबर इसका कोफिशिएंट अपॉन इसका कोफिशिएंट बराबर इसका कोफिशिएंट बराबर इसका कोफिशिएंट, यानी यहाँ पर a/b/c कितना हो जाएगा, ABC का रेशियो कितना हो गया 1:2:3। ये जेई मेंस 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2015 में भी इसी कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन जेई मेंस में आया हुआ था। तो हम यहाँ पर आपको क्वेश्चन ये था, कॉन्सेप्ट इसका बताते बताते IIT जेई मेंस के भी 2 क्वेश्चन को डिस्कस कर दिए। क्वेश्चन पलट के देख लो जेई मेंस में 2013 में क्वेश्चन ये और ये इक्वेशन दिया हुआ है, उस इक्वेशन में ABC रियल है ये लिखा हुआ है, और बोला है कि इन दोनों का एक रूट कॉमन है तो A/B/C कितना होगा। तो यहाँ क्वेश्चन में दिया है कि इन दोनों का एक रूट कॉमन है, लेकिन हमने ध्यान से देखा तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का D निगेटिव आ गया था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का D निगेटिव होने का मतलब हो गया कि इसके रूट इमेजिनरी हो गए, और इसके अगर दोनों रूट इमेजिनरी हो गए और इन दोनों का एक रूट अगर कॉमन है तो इसके भी दोनों रूट इमेजिनरी हो गए और एक दूसरे के कॉन्जुगेट हो गए। इसका मतलब कि इन दोनों इक्वेशन के दोनों रूट क्या हो गए, कॉमन, और दोनों रूट कॉमन हो जाने पर हम ये वाली प्रॉपर्टी अभी आपको बताएं a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 से ABC का रेशियो फाइंड कर सकते हैं। ये कॉमन रूट का कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े। अभी हम इस क्वेश्चन पे नहीं जा रहे हैं। अभी हम थोड़ा सा एक क्वेश्चन की और बात कर लेते हैं। इस क्वेश्चन पे भी डिस्कशन बाद में करेंगे, जो हम कॉन्सेप्ट समझा उस पर बात करते हैं। x² प्लस 2x प्लस 3k इज इक्वल टू 0 और 2x² प्लस 3x प्लस 5k इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये 2 इक्वेशन है। फाइंड k फॉर विच 1 रूट कॉमन। कह रहा है k की वैल्यू बताओ जिसके लिए इस दोनों इक्वेशन का एक रूट कॉमन हो। अब एक रूट कॉमन की कंडीशन क्या होती है, एक रूट कॉमन होने की कंडीशन क्या होती है, तो अभी हमने बताया कि मान लो इसका भी रूट अल्फा है और इसका भी रूट अल्फा है, तो हम यहाँ पर x² के जगह अल्फा स्क्वायर लिख सकते हैं। एक रूट कॉमन की कंडीशन हमने बताया था कि कंडीशन याद मत रखना, मेथड याद रखना कैसे सॉल्व कर रहे हैं। एक रूट कॉमन में यही बताया था अल्फा² अल्फा और -1। अल्फा² के नीचे इसको छोड़ करके लिखा जाता है ये दोनों, तो ये दोनों लिखोगे तो अल्फा का कोफिशिएंट कितना, वेरिएबल नहीं लिखते हैं कोफिशिएंट, तो 2 और 3। यहाँ पर कोफिशिएंट 3k 5k है, ये कांस्टेंट है पूरा, अल्फा वेरिएबल है, ये k यहाँ कांस्टेंट है, तो 3k और 5k। जहाँ से ये खत्म होता है वहीं से ये शुरू, 3k 5k। अब अल्फा के नीचे लिख रहे हो तो अल्फा वाला नहीं लिखेंगे, ये लिख लिए तो ये लिखेंगे, इसका कोफिशिएंट 1 2 है। अब -1 यानी कांस्टेंट के नीचे ये वाला नहीं लिखेंगे, ये दोनों का कोफिशिएंट लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा 1 2 हो जाएगा और 2 3 हो जाएगा। ये आपको हम बता नहीं रहे, ये आप क्लास 10 से सीखते आ रहे हो कैसे लिखा जाता है। अब इसको मल्टीप्लाई माइनस इसको माइनस इसको माइनस इसको मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा नीचे अल्फा² अपॉन ये 10 - 9 यानी k हो गया, ये अल्फा अपॉन 6 - 5k यानी k हो गया, और इज इक्वल टू -1 अपॉन 3 - 4 यानी -1 हो गया। तो नीचे भी -1 ऊपर भी -1 यानी 1 हो गया। अब हमको अल्फा² की वैल्यू क्या मिल गई k, और अल्फा की वैल्यू भी क्या मिल गई k, तो यहाँ पर अल्फा² भी k मिल गया और अल्फा भी k मिल गया, यानी कि अल्फा² और अल्फा दोनों बराबर हो गए। यानी यहाँ से अल्फा की वैल्यू k उठा के अगर यहाँ रख देंगे तो क्या हो जाएगा k² बराबर k। k² बराबर k को सॉल्व करने का तरीका क्या है, k को इधर ले आओ, तो इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा k² माइनस k बराबर 0। k कॉमन ले लेंगे तो k -1 बराबर 0। अब यहाँ से हमको k की वैल्यू क्या मिली, एक 0 वैल्यू मिली और एक 1 वैल्यू मिली।
यानी अगर इस इक्वेशन में k के प्लेस पर 0 या 1 आ जाएगा तो उस कंडीशन में इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट कॉमन हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछा था k की किस वैल्यू के लिए एक रूट कॉमन होगा। तो कभी भी इस तरीके के क्वेश्चंस अगर आएंगे तो एक रूट कॉमन वाले में आप इस तरीके से कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। और कंडीशन हमने आपको बोला था ना निकाल करके कि ये अल्फा और ये अल्फा स्क्वायर आया तो इसका ये स्क्वायर है, तो यहाँ से ये वैल्यू उठा करके यहाँ रख दो। यहाँ एक चीज और कॉन्सेप्ट समझाते हैं, कई बच्चे ऐसी भी गलती करते हैं, के स्क्वायर बराबर के है, देखते हैं इधर भी के इधर भी के, तो चलो एक के से एक के कट गया, के बराबर 1 आ गया। ये बिल्कुल गलत तरीका है। कभी भी प्रोडक्ट के अंदर वेरिएबल को कैंसिल नहीं किया जाता। क्यों नहीं कैंसिल किया जाता? मान लो कि तुमने काट करके आंसर लाया के बराबर 1 और कोई बच्चा के को उधर ले जा करके 0 और 1 ला दिया और ऑप्शन में 1 ना होकर के केवल 0 है, तो जो इस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करेगा उसको तो आंसर ही नहीं मिलेगा। तो कभी भी वेरिएबल जो होता है, वेरिएबल उसको हम प्रोडक्ट में कैंसिल आउट नहीं करते। जैसे अगर कोई बोले कि 3x अपॉन एक्स, हम लोग सीधे x x काट के 3 लिख देते हैं, ये गलत है। ये 3x बाई एक्स को 3 तभी लिख सकते हैं जब x 0 के बराबर ना हो, ठीक है। तो कभी भी वेरिएबल प्रोडक्ट में कैंसिल आउट तभी होते हैं जब वो नॉन जीरो हो। अगर मान लो तुमसे कोई बोले कि k की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, तब तुम दोनों काट दो, क्योंकि k की वैल्यू 0 नहीं है, 1 होगी। अगर कुछ नहीं दिया है k के बारे में, तब तुमको वहां पर इस k को इधर लाना पड़ेगा और इस तरीके से कॉमन लेकर के सॉल्व करना पड़ेगा। तो इक्वेशन सॉल्व करते समय इस छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं रखोगे तो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स तुम्हारे रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। अब हमारा जो क्वेश्चन था हम उस पर चलते हैं। बहुत बात हो गई इधर उधर की, ये पूरा हम लोगों ने कॉमन रूट्स के बारे में डिस्कशन कर लिया। अब इस क्वेश्चन को देखो जो जेईई एडवांस का क्वेश्चन है। बोला है कि b की वैल्यू बताओ जिसके लिए इन दोनों इक्वेशन का एक रूट कॉमन है। अभी सेम ऐसा ही क्वेश्चन नीचे कराएं कंडीशन से, ठीक है। खुद से ट्राई करोगे, खुद से सेम क्वेश्चन ट्राई करना। कैसे? अल्फा स्क्वायर अपॉन अल्फा अपॉन -1 अपॉन और पूरा इसको बैठ के सॉल्व करना। हम दूसरा एक मेथड यहाँ पर बता देते हैं करने का। इन दोनों का एक रूट कॉमन है। क्या है? एक रूट कॉमन। वो रूट निकाल लेते हैं। हमने आपको रूट निकालने को बताया, जिस दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट अगर कॉमन है तो रूट कैसे निकालते हैं, कंडीशन क्या होती है, सब बताए हैं, पीछे वीडियो को बैक करके देख सकते हो। तो रूट कैसे निकलेगा? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 1 बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी बराबर 0। हमने बोला था इन दोनों का कोफिशिएंट इक्वल करके और घटा दो। ये तो ऐसे इक्वल करने की जरूरत नहीं है, कट गया। यहाँ क्या आया? b माइनस 1x और माइनस 1 प्लस बी इज इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू 1 प्लस बी अपॉन बी माइनस 1 आ गई। यही x की जो वैल्यू आती है यही क्या होती है? कॉमन रूट। यही क्या होती है? कॉमन रूट। हमने बताया था अभी कॉमन रूट निकालने का तरीका पीछे भी सिखाया था ना हमने कि कॉमन रूट कैसे निकालते हैं। तो गौर से देखो क्या बताया गया था कि कोफिशिएंट को आप इक्वेट कर लो और कोफिशिएंट इक्वेट करने के बाद किसका कोफिशिएंट? एक्स स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इक्वेट करके कैंसिल करके एक्स की वैल्यू जो आएगी वही कॉमन रूट हो जाएगी, क्योंकि दोनों को मिला करके एक्स की वैल्यू निकली, दोनों को संतुष्ट करेगी। दो इक्वेशन का कंबाइंड सोल्यूशन क्या होता है? दोनों का कॉमन सोल्यूशन कहलाता है। तो एक्स का जो वैल्यू आया ये दोनों में कॉमन है। अब ये एक्स अगर रूट है तो ये एक्स अगर रूट है तो क्या करेगा? ये हमारे इस दोनों इक्वेशन को संतुष्ट करेगा क्योंकि दोनों का रूट है। तो चूंकि x बराबर b प्लस 1 अपॉन b माइनस 1 जो आया ये क्या है? कॉमन रूट है, इसलिए क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। किसको सेटिस्फाई करेगा? दोनों को। तो किसी भी एक में वैल्यू रख दो। तो चलो इस x की वैल्यू को उठा करके इस सेकंड इक्वेशन में रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा? यूजिंग इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में x की वैल्यू रखोगे b प्लस 1 अपॉन b माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस b प्लस 1 अपॉन b माइनस 1 प्लस b इज इक्वल टू 0।
अब हमको तो वैल्यू किसकी निकालनी थी, b की वैल्यू निकालनी थी। अब इस इक्वेशन में केवल b है, सॉल्व करो, b आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, b + 1 का होल स्क्वायर प्लस b + 1 b - 1 के होल स्क्वायर से सब में मल्टीप्लाई कर देना है, b - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई कर दो, b² + 1 + 2b प्लस b² - 1 प्लस b, और यहाँ क्या आ गया, b² + 1 - 2b इज इक्वल टू 0। चलो b² + 1 + 2b प्लस ये 1 और ये 1 निपट गया, तो b² + 2b और यहाँ एक और b² है, सबको मिलाते चलते हैं। b² कितना हो गया, 2b² प्लस 2b, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो b³ प्लस b और माइनस 2b² बराबर 0। ये 2b² कट गया, ये दोनों मिल गए, तो क्या मिला, b³ + 3b इज इक्वल टू 0। b इसमें से कॉमन ले लो, तो b² + 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से b की एक वैल्यू क्या आ गई, 0, और b² की वैल्यू कितनी आ गई, -3। तो इसको हम लोग b को लिख सकते हैं अंडर रूट में -3 प्लस माइनस, और अंडर रूट में -3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस आयोटा √3। ठीक है, यहाँ पर b की वैल्यू क्या क्या आएगी, यहाँ पर b की वैल्यू 0 आ गई, b की वैल्यू i√3 आ गई, और b की वैल्यू -i√3 आ गई। ठीक है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स में चला गया, जो ये इक्वेशन सॉल्व किया ये कॉम्प्लेक्स में सॉल्व किया। इस क्वेश्चन में अगर लिख देता है कि b रियल में बिलोंग कर रहा है, अगर लिखा नहीं है, अगर क्वेश्चन में लिख देता है कि b रियल में बिलोंग कर रहा है, तो b अगर रियल में बिलोंग कर रहा है तो ऐसी सिचुएशन में b की वैल्यू हम केवल 0 लिखते हैं। यहाँ इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं बोला है कि वो रूट रियल है या b रियल है, कुछ नहीं बोला है। तो हो सकता है कि दोनों इक्वेशन के रूट इमेजिनरी भी हो सकता है कि इन दोनों इक्वेशन के रूट रियल भी हो सकता है b रियल भी हो सकता है b इमेजिनरी भी हो। तो क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं लिखा तो हमको सारी सिचुएशन लेके चलनी पड़ेगी। और ये अगर आप जानते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े हैं, चूंकि अगर आप रिवीजन देख रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर जरूर पढ़े होंगे, और जो बच्चे क्लास 11th में हैं जिनको ये पार्ट समझ में नहीं आया उनको कॉम्प्लेक्स में समझ में आएगा। फिर भी उनको बता दें, अंडर रूट में -1 को हम लोग आयोटा लिखते हैं, आई। ठीक है, तो अंडर रूट में अगर -3 लिखा हुआ है तो ये क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट में -1 × 3, इसको लिख सकते हैं अंडर रूट में -1 × अंडर रूट में 3, और अंडर रूट में -1 को किससे डिनोट किया जाता है, आयोटा से, तो आयोटा √3। ये आयोटा इसको पढ़ते हैं आई जो लिख रहा है, इसका मतलब होता है इमेजिनरी। क्यों इमेजिनरी इसको बोलते हैं, क्योंकि अंडर रूट के अंदर निगेटिव नंबर डिफाइंड नहीं होता वास्तव में, रियली में। तो रियली में अंडर रूट में -1 डिफाइंड नहीं है, इसलिए ये इमेजिनरी है, और इमेजिनरी है इसलिए इसको किससे डिनोट किया जाता है, आयोटा से डिनोट किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन एक ये हमने बताया। इसका जो दूसरा सोल्यूशन होगा वो आप कैसे करोगे, तो 1 कॉमन रूट की कंडीशन हमने अभी बताई थी, α² अपॉन α अपॉन -1 अपॉन, उस मेथड से भी इस क्वेश्चन को आप तुरंत ट्राई करिएगा, जस्ट जैसे ही ये खत्म होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये थियरी ऑफ इक्वेशन का जेई में पूछा हुआ एडवांस 2011 का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि ये बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नंबर ऑफ रियल रूट्स पूछ रहा है, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स कितने होंगे। ठीक, तो सबसे पहले जो दिमाग में अपने कॉन्सेप्ट आता है कि किसी भी इक्वेशन के रूट, तो ये तो पता है कि इसके टोटल 4 रूट होंगे। क्यों, क्योंकि x का पावर 4 है, बाई क्वाड्रेटिक है। किसी भी बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में टोटल नंबर ऑफ रूट्स किसके बराबर होते हैं, उसके डिग्री के बराबर, डिग्री 4 है इसलिए इसके टोटल रूट 4 होंगे। बट जो वो 4 रूट होंगे वो चारों के चारों रियल होंगे ये जरूरी नहीं है। ठीक है, क्या क्या हो सकता है, तो कंडीशंस कुछ आप जानते हो पहले से, ध्यान में रखना। इमेजिनरी रूट हमेशा पेयर में होते हैं, इमेजिनरी रूट्स हमेशा पेयर में होते हैं, जोड़े में होते हैं। कब, जब कोफिशिएंट रियल है, x के पावर का कोफिशिएंट 1 रियल है, x³ का कोफिशिएंट -4 रियल है,
एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 12 है, ये भी रियल है, एक्स का कोफिशिएंट 1 है, ये भी रियल है, कांस्टेंट टर्म -1 है, ये भी रियल है। तो किसी भी इक्वेशन में अगर कोफिशिएंट्स रियल हो, वेरिएबल के कोफिशिएंट या कांस्टेंट टर्म अगर रियल है तो उसको बोलते हैं रियल पॉलिनोमियल इक्वेशन। क्या बोलते हैं? रियल पॉलिनोमियल इक्वेशन। रियल पॉलिनोमियल से बना हुआ ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन के अंदर की क्वालिटी क्या है? तो इस इक्वेशन के अंदर ये क्वालिटी होती है सबसे इंपॉर्टेंट कि इसका जो इमेजिनरी रूट होता है, सबसे पहला पॉइंट, इसका जो इमेजिनरी रूट होता है वो हमेशा पेयर में बिलोंग करता है। हमेशा पेयर का मतलब ये बाई क्वाड्रेटिक है, बाई क्वाड्रेटिक मतलब 4 रूट इसके आने चाहिए। तो इसमें क्या होगा? या तो चारों इमेजिनरी हो जाएंगे या 2 इमेजिनरी होंगे या एक भी इमेजिनरी नहीं होगा। ठीक है, यानी चारों रियल हो जाए, एक भी इमेजिनरी ना हो, मतलब चारों रूट रियल हो जाए और एक भी इमेजिनरी ना हो माने 0, या 2 रियल हो जाए 2 इमेजिनरी हो, या एक भी रियल ना हो और चारों के चारों इमेजिनरी हो जाए। क्योंकि इमेजिनरी अगर होगा तो किस में होगा? पेयर में होगा, जोड़े में होगा, 2-2 का जोड़ा बना करके होगा, 2 4 6 8 ऐसे होगा। कब? जब कोफिशिएंट रियल होते हैं तब। तो यहां पर इस क्वेश्चन में हमको यह पता चल गया कि इसके अंदर या तो चारों रूट रियल होंगे या 2 रूट रियल होगा या एक भी रूट रियल नहीं होगा। यही ना होगा? या तो चारों रूट रियल होगा या तो 2 रूट रियल होगा या तो एक भी नहीं होगा। क्योंकि 3 रूट रियल नहीं हो सकते, क्योंकि 3 रूट रियल हो जाएंगे तो एक रूट इमेजिनरी हो जाएगा और एक रूट इमेजिनरी होता नहीं है। ठीक, तो यहां पर फिलहाल हमको ये 3 सिचुएशन मिली। तो अब दिमाग में बच्चों के क्या आता है, जो कॉन्सेप्ट नहीं जानते हैं वो सोचते हैं कि यार हम इस इक्वेशन को सॉल्व करके इसका रूट निकालते हैं और इसका रूट निकालने के बाद बता देंगे कि कितने रियल रूट हैं। बट वो जो मेथड है इसका रूट निकालने वाला वो उतना आसान नहीं है। आप बैठ के इसका रूट निकाल करके देख लेना। हायर क्लास में आपको फरारी मेथड वगैरह बताया जाएगा, वहां पर ये बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने का तरीका सिखाया जाता है। काफी लंबा मेथड होता है, लेंदी प्रोसेस होता है। तो अभी फिलहाल हमको इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है? 0, 2 या 4 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स में। अब कॉन्सेप्ट बनाते हैं तुम्हारे लिए हम। ऐसे क्वेश्चन कभी आ जाए तो क्या कॉन्सेप्ट बनना चाहिए? देखो, ऐसे सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे नहीं। कभी भी ax के पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e इज इक्वल टू 0 में अगर ये a और ये कांस्टेंट, इसको बोलते हैं लीडिंग कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं? लीडिंग कोफिशिएंट। और इसको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। लीडिंग कोफिशिएंट और कांस्टेंट का साइन अगर अलग अलग हो, यहां x का पावर 4 का कोफिशिएंट कितना है? 1। कैसा है? पॉजिटिव है कि निगेटिव है? पॉजिटिव। और लास्ट में जो कांस्टेंट टर्म आया उसका साइन कैसा है? निगेटिव। तो अगर a और c का साइन यानी साइन ऑफ a नॉट इक्वल टू साइन ऑफ e, a और e का साइन अगर अलग अलग है तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कम से कम 2 रियल रूट होंगे। ठीक। यहां जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये ग्राफ से चीजें समझ में आती हैं। ग्राफ जो बाई क्वाड्रेटिक का ये वाला ग्राफ बनता है ना, ऐसे इस ग्राफ से पता चलता है कि ये निगेटिव और ये पॉजिटिव होने पर इसके 2 रियल रूट कम से कम होंगे। यहाँ कॉन्सेप्ट दिमाग में रखते जाओ। ठीक है, किसी भी बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर a और कांस्टेंट टर्म का साइन अलग अलग है तो वहां पर कम से कम 2 रियल रूट जरूर होंगे। यानी अब इस क्वेश्चन का आंसर या तो 2 आएगा या तो 4 आएगा। 0 वाला तो केस कट गया। क्यों? क्योंकि कम से कम 2 रियल रूट तो होने ही होने हैं। तो अब क्वेश्चन ये आया कि सर ये तो आपने बता दिया कि इसके कम से कम 2 रियल रूट होंगे, लेकिन क्वेश्चन में कम से कम तो पूछा नहीं है। क्वेश्चन में तो एग्जैक्टली पूछ रहा है कि कितने रियल रूट होंगे। तो अब इसके लिए भी हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बनाएंगे। क्या कॉन्सेप्ट बनाएंगे इसके लिए? जरा देखो। ये जो अपने पास इक्वेशन आया, आप समझो, अगर अपने पास मान लो fx बराबर 0 कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन है। क्या है? पॉलिनोमियल इक्वेशन। ठीक। अगर मान लो इसका सारा रूट रियल है, ऑल रूट्स रियल,
अगर एफ एक्स बराबर 0 का सारा रूट रियल है तो एफ डैश एक्स बराबर 0 का भी सारा रूट रियल होगा। ठीक है, जैसे मान लो ये अपने पास बाई क्वाड्रेटिक है, 1 2 3 4, एक्स एक्सिस को 4 जगह काट रहा है, मतलब 4 रियल रूट हो गए मतलब इसके चारों रूट रियल हो गए। ये क्या है, ये पॉइंट, यहाँ डिफ्रेंसिएशन 0 होगा, एफ डैश एक्स 0 होगा, यहाँ पर एफ डैश एक्स 0 होगा, यहाँ पर भी एफ डैश एक्स 0 होगा, यानी एफ डैश एक्स कितनी जगह 0 हो गया, 3 जगह। एफ डैश का मतलब इसका डिफ्रेंसिएशन, ये डिफ्रेंसिएशन है, डिफ्रेंसिएशन ऑफ एफ एक्स कैसे डिनोट करते हैं, एफ डैश एक्स से। तो कहने का मतलब है कि किसी भी फंक्शन का अगर सारा रूट रियल है, किसी पॉलिनोमियल इक्वेशन का अगर सारा रूट रियल है तो उसके डिफरेंशिएशन का भी सारा रूट रियल होगा। देखो अगर ये चारों रूट रियल है तो बीच में देखो 3 जगह तुमको क्या मिल रहा है, डिफरेंशिएशन 0। डिफरेंशिएशन 0 का मतलब होता है टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जो 11th 12th पढ़ करके वीडियो देख रहे होंगे उनको और अच्छे से क्लियर आ रहा होगा। जिनको वो चीज़ें अभी दिक्कत कर रही हैं वो अभी कैलकुलस, जो क्लास 11th वाले बच्चे वीडियो देख रहे हैं सोल्यूशन, वो अगर डायरेक्ट दिमाग में रखें, बाकी कॉन्सेप्ट उनको 12th में जब आप कैलकुलस पढ़ोगे तो वहाँ पे डेवलप होगा। ये टॉपिक आपका एक तरह से देखा जाए तो कैलकुलस के 12th के ही स्टैंडर्ड का यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं। फिर भी समझने की कोशिश करो, फिजिक्स में इतना डिफ्रेंसिएशन आपको पढ़ा दिया गया होगा। तो जहाँ जहाँ टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है मतलब फंक्शन का डिफरेंशिएशन वहाँ 0 है, तो 3 जगह डिफरेंशिएशन 0 हो गया। मतलब डिफरेंशिएशन के कितने रूट मिले, 3, यानी कि बाई क्वाड्रेटिक जो था उसका 4 रूट तो उसके डिफरेंशिएशन का 3 रूट। यानी अगर किसी पॉलिनोमियल का सारा रूट रियल है तो उसके डिफरेंशिएशन का भी सारा रूट रियल होगा, फिर इसके भी डिफरेंशिएशन का सारा रूट रियल होगा, एंड सो ऑन। लेकिन इसका उल्टा सही नहीं होता है, कन्वर्स नॉट ट्रू, ये ध्यान रखना, इसका उल्टा ट्रू नहीं होता। मतलब कोई बोले कि ये देखो, ये मान लो कि x के पावर 4 का कोई इक्वेशन है बाई क्वाड्रेटिक, रूट कितने मिले, 2, लेकिन डिफरेंशिएशन देखो यहां भी 0, यहां भी 0, यहां भी 0, डिफरेंशिएशन 3 जगह 0 हो रहा है। डिफरेंशिएशन 3 जगह 0 हो रहा है, लेकिन फंक्शन कितनी जगह 0 हो रहा है, 2 जगह। तो उल्टा सही नहीं होता। मतलब इसका अगर 3 रूट मिलेगा तो इसका चारों रियल होगा, ये जरूरी नहीं है, लेकिन अगर इसका चारों रियल है तो इसका तीनों रियल होगा। इस वाले फिगर से देखो, तो किसी भी इक्वेशन का अगर सारा रूट रियल है तो उसके डिफरेंशिएशन का भी सारा रूट रियल होता है, लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होता है। ठीक, तो अब देखो ये जो तुम्हारे सामने इक्वेशन लिखा हुआ है, इस इक्वेशन को अगर थोड़ी देर के लिए हम एफ एक्स मान लें, अगर इसका 2 रूट रियल है, हमने बोल दिया ना कम से कम 2 रूट रियल है, हम मान लेते हैं इसका चारों रूट रियल है। अगर इसका चारों रूट रियल है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 4x क्यूब 12x स्क्वायर 24x प्लस 1। अगर इसका चारों रूट रियल है तो इसका तीनों रूट रियल होना चाहिए। इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, 12x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 24। इसका दोनों रूट रियल होगा। अगर इसका चारों रूट रियल है तो इसका दोनों रूट रियल होगा। अब देखते हैं इसका दोनों रूट, तो इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, 12 कॉमन लेके x स्क्वायर 2x प्लस 1, इसका d कितना आएगा, इसका d निकालोगे तो b स्क्वायर मतलब 4, ठीक है, और माइनस 4ac कितना आ गया, देखो ध्यान से कुछ गड़बड़ हुआ क्या, x का पावर 4, 4x का क्यूब 12x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, डिफ्रेंशिएशन किया 4 4 3 12 24x, इसका भी डिफ्रेंशिएशन किया 12x स्क्वायर, ये 24x और ये 24 कॉमन ले लिए तो यहाँ पे 2 बचेगा, और ये कितना हो गया, a 4 माइनस 8 कितना आ गया, -4 मतलब d क्या हो गया, निगेटिव। अब ध्यान से देखो, अगर इसका चारों रूट रियल होता तो इसका दोनों रूट रियल होना चाहिए था। अभी नियम पढ़े कि किसी भी इक्वेशन का अगर सारा रूट रियल है तो उसके डिफरेंशिएशन का भी सारा रूट रियल होगा, उसके भी डिफरेंशिएशन का सारा रूट रियल होगा।
तो यहाँ पर अगर इसका चारों रूट रियल है तो इसका भी तीनों रूट रियल होगा, इसका दोनों रूट रियल होगा, लेकिन इसका दोनों रूट रियल आया ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये क्वाड्रेटिक बन रहा है और इस क्वाड्रेटिक का डी निगेटिव हो गया, और इस क्वाड्रेटिक का डी अगर निगेटिव हो गया मतलब इसके रूट कैसे हो गए? इमेजिनरी हो गए। यानी हम जो ऊपर से कॉन्सेप्ट मान के चले थे कि इसका चारों रूट रियल है वो गलत हो गया। क्यों? क्योंकि इसका चारों रूट रियल तब होता जब इसके डिफरेंशिएशन का दोनों रूट रियल हो जाता। तो इसके डिफरेंशिएशन का चूंकि रूट इमेजिनरी आ गया, यानी एजम्पशन जो मेरा था, जो हम एक मेथड लेके चले थे कि इसका चारों रूट रियल है, वो कंट्राडिक्ट हो गया, गलत हो गया। यानी कि हमको ये पता चला कि इसका जो ऑल 4 रूट्स है कैन नॉट बी रियल, इसके चारों रूट रियल नहीं हो सकते। अब देखो इसके चारों रूट रियल, 0 इमेजिनरी, 2 रियल, 2 इमेजिनरी, 0 रियल, 4 इमेजिनरी। देखो ये वाला तो कॉन्सेप्ट पहले ही कट गया था, क्योंकि हमने बताया कि अगर ये माइनस है और ये अगर प्लस है तो इसका कम से कम 2 रियल रूट जरूर होगा। अब चारों रूट रियल है, ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि इसका चारों रूट रियल होता तो इसका भी दोनों रूट रियल होना चाहिए था, जो कि नहीं है। अब बचा कौन? केवल ये बचा 2 रियल रूट। तो इसमें पूछ रहा है कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स कितने होंगे, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 2। इसमें 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे। कैसे सॉल्व किए? कॉन्सेप्ट आई थिंक समझ में आया होगा। इसमें 2 हमने कॉन्सेप्ट बताए। क्या? किसी भी बाई क्वाड्रेटिक में लीडिंग कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का अगर साइन अलग अलग है तो उसके जो रूट्स होते हैं कम से कम 2 रियल रूट्स होते हैं। एक कॉन्सेप्ट ये बना। दूसरा कॉन्सेप्ट यहां पर हम लोगों ने पढ़ा कि किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शन का अगर सारा रूट रियल है तो उसके डिफरेंशिएशन का सारा रूट भी रियल होता है। उन दोनों कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोगों ने इस क्वेश्चन को किया। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे 2012 का। 2011 में ये 3-4 टाइप के क्वेश्चंस आए हुए थे, सारा यहां पर डिस्कस हो चुका।